Well, so good morning to all of you. मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर सभी को? बोलिए फटाफट। गुड मॉर्निंग हिना, गुड मॉर्निंग अमित, राजेश, प्रणीत, गुड मॉर्निंग बेटा, शिवम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू हिना, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बेटा, अमित, एकांश, रानी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट मिनट, एक मिनट है। सो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सुबह 7 बजे का बूस्टर रिवीजन। यस, आप मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा और इस बार आने वाली एग्जाम में आपका टारगेट अबो 80 होना चाहिए। 80 के नीचे आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और दोस्तों, यहाँ पे अबो 80 मिल सकते हैं। दिन में 10 बार अपने आप को ये कहना, ये थॉट आपके दिमाग में आना ही चाहिए। जितने बार ये थॉट आएगा उतना आप अबो 80 जाओगे। सो पढ़ाई के साथ साथ थॉट भी काम करता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है दोस्तों। तो चलिए ये बूस्टर रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे। तो आर यू रेडी फॉर दैट? तो एक लंबी सांस ले और कहे, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा बहुत 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 अच्छा होगा। इस जिंदगी में आए हैं कुछ अच्छा करना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। यहाँ पे कल हमने ब्रॉड सेंस में जो लास्ट सेशन में हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी क्या है, उसके बाद में बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएसटी क्या है, उसके बाद में क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे चैप्टर भी स्टार्ट किया था, चार्जिंग सेक्शन देखा, लेवी, कलेक्शन, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई पे लेवी होती है, ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद में यहाँ हमने देखा पर्सन लायबल टू पे टैक्स में रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होता है, इंपोर्टेड गुड्स पे कस्टम्स एक्ट अप्लीकेबल होता है, और इंपोर्ट सर्विस पे रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी में लायबिलिटी आती है। ये डिस्कशन हमने यहाँ देखा था। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने देखी थी। बिजनेस इंडिया की डेफिनेशन, देन टैक्सेबल पर्सन, यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन, एज वेल एज डेफिनेशन ऑफ पर्सन, सीटीपी, एनआरटीपी, ये कुछ कंसेप्ट हमने देखे थे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आप रेडी हो जाए। तो फिर से पूछता हूं, हाउस द जोश? बोलिए यस, दिल से बोलिए हाय सर। ये हुई ना बात। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का आईडीटी का प्रवचन, यानी बूस्टर रिवीजन प्रवचन। तो सुबह 7 बजे आपको मेरे से कनेक्ट होना है और ये पूरी रिवीजन एंजॉय करना है दोस्तों। तो यस, गुड मॉर्निंग बेटा। यस, हाँ, आपको एक बात और कह दूं कि आज मेरा पहला क्वेश्चन या डिस्कशन अपलोड होगा, पहला लेक्चर जीएसटी का अपलोड होगा। तो यहाँ यस, दोपहर तक अपलोड हो जाएगा। तो उस अब आज का चैप्टर होने के बाद साथ साथ में क्वेश्चन या डिस्कशन भी आपने कर लेना है। और हमारे ग्रुप में मैं यहाँ पे क्वेश्चन या डिस्कशन भी, उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा। तो क्या बात, और मेरे साथ रिवीजन, क्या बात है। मेरे साथ रिवीजन हो जाएगी और साथ साथ में आपका क्वेश्चन एंड डिस्कशन भी हो जाएगा। मजा आ जाएगा। और यस, हम हमारे टारगेट के आगे या उसको अचीव करने के लिए आगे एक कदम बढ़ाएंगे, और वो है यहाँ इस बार 80 पार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा रिवीजन। हम ये चार्ट पे थे। अगर आपके पास बुक होगी तो ये चार्ट में हम हाफ पार्ट मैंने यहाँ लिया है और इसका हाफ पार्ट जो है इधर लिया है, सेक्शन 7 का चार्ट। अरे आपका तो ये फेवरेट चार्ट है, आपने ड्रॉ भी किया होगा ना, सेक्शन 7(1) और सेक्शन 7(2). तो चलिए यहाँ पे थोड़ा डांस कर लेते हैं। ओके, सेक्शन 7(1) इधर, ओके, और सेक्शन 7(2) इधर।
सेक्शन 7 इधर। अब यहाँ पे सप्लाई इंक्लूड और सप्लाई एक्सक्लूड। भाई इंडिया में इतने सारे ट्रांजेक्शन है जिसको डिवाइड किया गया व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स एंड व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड। व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स, इंक्लूड्स में इन्होंने यहाँ ब्रॉड सेंस में दो कैटेगरी बनाई, विद कंसिडरेशन, प्राइमरी हमें यही देखना है विद कंसिडरेशन, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो विदाउट कंसिडरेशन भी करते हो तो वो सिचुएशन में यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी आता है। वो जानबूझ के लाए क्योंकि उसमें रिलेटेड पार्टी या फिर आईटीसी के इफेक्ट या फिर प्रिंसिपल एजेंट जो आपका ही पार्टी होता है उन लोगों को कवर करने के लिए और सप्लाई की चेन को कंटिन्यू रखने के लिए और आईटीसी की चेन को कंटिन्यू रखने के लिए 4 ऐसे पैराज है जहां विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो जीएसटी आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं विद कंसिडरेशन। ओके, विद कंसिडरेशन में इन्होंने वैसे तो 71A सप्लायर के एंगल से एक्सप्लेन किया कि भाई नॉर्मली हम ये वर्ड जो इंटरप्रेट करते हैं सप्लाई, सप्लाई मतलब सप्लाई ऐसा बंदा जो आगे दे रहा है, यानी ये वर्ड सप्लायर, सप्लाई ये वर्ड सप्लायर के एंगल से होता है। लेकिन उन्होंने सर्विस के केस में, क्योंकि गुड्स के केस में तो क्लियर है, कस्टम्स एक्ट एसडी 37 एसडी 39 लगता है, लेकिन सर्विस के केस में स्पेशली 71B ऐड किया और ये कहा कि ठीक है जब आप सर्विस बाहर से इंपोर्ट करोगे तो सप्लायर के एंगल से नहीं देखा जाएगा, सप्लाई रिसिपिएंट के एंगल से देखा जाएगा और वो सर्विस जो आपने इंपोर्ट की वो भी जीएसटी के स्कोप में आएगी। और आगे उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, रिवर्स चार्ज रखा हुआ है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं यहां पे सेक्शन 71A। चलो चलो कमान कमान, और रिवीजन जितना अच्छा लगे आपको आप लाइक करना, आपके लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और हम रिवीजन बढ़ाते रहेंगे। आप जो लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके बाद भी बूस्टर रिवीजन अगर दिल को अच्छी लगे तो यहाँ कंजूसी ना कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, आपका लाइक मुझे बूस्ट करेगा। क्योंकि मेरे सामने जस्ट कैमरा है बेटा, तो अब मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मेरी जो ये मेहनत है आप तक पहुंच रही है, तो ये आपके लाइक से समझ पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पे सेक्शन 71A गुड्स और सर्विसेज विद कंसिडरेशन, तो इसमें दो पार्ट 71A देख लेते हैं। 71A ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, देखो ये तो एग्जांपल है, लेकिन आपको यही लेना है कि सभी फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज के कवर किए जाएंगे। गुड्स की डेफिनेशन ऑलरेडी हमारी हो चुकी थी, सर्विस की डेफिनेशन ऑलरेडी हमारी हो चुकी थी। नाउ यहां पे सप्लाई कौन कौन से, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, लाइसेंस, रेंटल, लीज, और यहां पे ये सभी ट्रांजैक्शन, जहां एक एक एग्जांपल मैंने दिया है, आपको रीड करना है तो कर लेना। तो ये जो ट्रांजैक्शन है या इसके अलावा सभी फॉर्म के ट्रांजैक्शन है उसे सप्लाई बोला जाएगा। चलिए ओके, सेकंड जो पॉइंट है जो क्यूमुलेटिवली फुलफिल होना चाहिए सप्लाई के लिए वो है मेड और अग्रीड टू बी मेड। मैं आपका ध्यान एक वर्ड पे लाना चाहूंगा, अग्रीड टू बी मेड, क्योंकि यहां पे एडवांस, एडवांस पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा अगर आपको एडवांस मिलता है। बेसिकली गुड्स हो या सर्विसेज हो, ये मॉडल डेवलप किया गया था जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कि यस एडवांस मिला तो एडवांस पे भी जीएसटी लाएंगे, यानी जो मंथ में एडवांस मिलेगा उस मंथ में जीएसटी की लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। इसलिए जो वर्ड यूज किया एग्रीड टू बी मेड, सिर्फ एडवांस नहीं, अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया, एडवांस नहीं भी मिला हो, आपने एग्रीमेंट कर लिया, अभी तक सप्लाई नहीं हुआ पर एग्रीमेंट हो गया, अभी तक आपको पैसा भी नहीं मिला पर एग्रीमेंट हो गया, तो एग्रीमेंट भी हुआ होगा तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। लेकिन बाद में जब यहां ट्रेडिंग सेक्टर से बहुत ज्यादा अपोज हुआ कि भाई एडवांस में जिंदगी में हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस एडवांस पे जीएसटी दिया नहीं, एडवांस पे पहले वैट दिया नहीं, एक्साइज दिया नहीं, तो अब आप कैसे ले सकते हो जीएसटी में, भाई ये मॉडल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए यहां पे गवर्नमेंट ने 66/2017 एक नोटिफिकेशन लाया जो मैं टाइम ऑफ सप्लाई में आपको पढ़ाऊंगा। 66/2017 में यह कह दिया गया कि चलो भाई गुड्स वालों जो गुड्स के सप्लाई करते हैं, ध्यान सुनिए, जो गुड्स के सप्लाई करते हैं उन लोगों को हम एडवांस पे जीएसटी अभी फिलहाल नहीं लगाएंगे। यानी उन्होंने एक्ट से ओमिट नहीं किया, सिर्फ कुछ सालों के लिए या ऐसे समझो अभी टेम्पररी उन्होंने रियायत दे दी है नोटिफिकेशन से और कहा कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो केस में एडवांस पे टैक्स नहीं लगेगा। जब आपका टाइम ऑफ सप्लाई उसी वक्त आएगा जब आप इनवॉइस दोगे या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस दोगे। तो चलो ये तो रियायत जो है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए मिल गई। अब बात ये थी कि क्या सर्विस वालों को भी ये रियायत मिली? बिल्कुल नहीं, सर्विस वालों को ये रियायत नहीं मिली बेटा। यानी अगर सर्विस सेक्टर में एडवांस मिलता है तो जीएसटी आएगा, क्योंकि पहले सर्विस टैक्स में भी था।
तो यह समझ लीजिएगा कि उसका टीओएस एडवांस पे भी है। तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि हमारा सप्लाई गुड्स है या सर्विस है। ये 66/2017 भी उसका अफेक्ट करेगा। तो यस बेटा, ये डिस्कशन मैंने किया। देखो, मेड और अग्री टू बी मेड, चलो यहाँ पे आई होप आपको हर बात क्लियर हुई होगी। और आपके डाउट्स और क्वेश्चन हर 1 घंटे बाद मैं यहाँ पे 5 मिनट दूंगा। ओके, तो वो 5 मिनट में आपके डाउट्स और क्वेश्चन आपको पूछना है या फिर पोस्ट करके रख दे, मैं बाद में उसको रीड कर लूंगा। लेकिन इन बिटवीन कोई डाउट्स और क्वेश्चन ना पूछे, अदरवाइज हमारा रिवीजन ये जो है सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं होगा। हमारे पास लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम में मुझे हर पॉइंट, हर एग्जांपल जो मैंने अपने रेगुलर क्लास में दिया वो सब कुछ कवर करना है और इसके लिए मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए दोस्तों। तो चलिए, और जो भी मेरा लेक्चर जो इसके बाद देख रहे होगे लाइव स्ट्रीमिंग के बाद, तो ख्याल रखना ओके, मैं अगर लाइव स्ट्रीमिंग वाली फैसिलिटी आपको दे रहा हूं यूट्यूब पे या मेरे सॉफ्टवेयर में 3 लेक्चर के बाद, तो ये जो एनर्जी मैच होती है इससे ग्रास्पिंग बहुत बढ़ती है। अगर मैं ये आपको फैसिलिटी दे रहा हूं तो ये आप मुझसे कनेक्ट हो जाए कि सुबह 7 बजे एक डिसिप्लिन में क्लास करें, 7 से 11 ये अगर आप क्लास करोगे तो यस, इस डिसिप्लिन में हमारा जो है लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप आपकी एनर्जी मेरे साथ मैच कर लेते हो तो बॉस कि ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। बोलो हाँ, यस बोलो, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं दोस्तों। आप आंसर देते जाओ, मैं अपना एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो चलिए वापस आ जाते हैं यहां पे 66/2017। तो यहां पे अग्री टू बी मेड जो है एडवांस पे भी जीएसटी आएगा पर फिलहाल गुड्स पे नहीं आएगा। चलो, ये बात तो हो गया हमारा मेड और अग्री टू बी मेड। फॉर कंसिडरेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी एक बिजनेस टैक्स है। और दोस्तों, जीएसटी अगर बिजनेस टैक्स है तो गवर्नमेंट का फंडा बहुत क्लियर है कि अगर आपको मिला, सुनिए, गवर्नमेंट का फंडा है, आपको मिला तो हमको भी चाहिए। ओके, आपको नहीं मिला तो हमको नहीं चाहिए भाई। तो इन बेसिक फंडा ब्रॉड सेंस में यही है कि अगर किसी ने फ्री सप्लाई किया गुड्स का या फ्री सप्लाई सर्विस का तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये पॉइंट बहुत दिमाग में रखना कि फ्री सप्लाई ऑफ गुड्स और फ्री सप्लाई ऑफ सर्विस पे जीएसटी नहीं आएगा। देखो यार, तुम कंजूसी करते हो, यस बोलने में भी कंजूसी करते हो। जब मैं, देखो, लेक्चर इंटरेक्टिव होना चाहिए ना। अगर मैंने कोई सवाल पूछा तो आप कुछ उसका रिप्लाई करो। यही फाइनल स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है। इंटर स्टूडेंट में मजा आता है, हर बात पे रिस्पांस मिलता है। और हम कवि है बेटा, वो बहुत सी बार बहुत से टीचर जो होते हैं जैसे मैं, हम कवि होते हैं, थोड़ा वाह 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 करना पड़ता है तो हमारी उतनी एनर्जी आपके लिए आती है। तो ये ऐसा ना, फाइनल लेवल जैसे फाइनल स्टूडेंट जैसे बिल्कुल भी हो मत करो। अगर मैं कोई आपको सवाल पूछ रहा हूं और कोई रिस्पॉन्स चाहता हूं तो जरूर रिस्पॉन्स करो, डोंट बी ए डम, ठीक है। यस, ये हुई ना बात अभिजीत, आरिफ, यस सर, ये हुई बात, ठीक है। चलिए, चलिए तो अब आते हैं हम फॉर कंसिडरेशन। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो पहला थॉट आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि फ्री सप्लाई पे जीएसटी नहीं है। हाँ, फ्री सप्लाई यानी विदाउट कंसिडरेशन वाला सप्लाई जो है उस पे जीएसटी तभी आएगा जब वो शेड्यूल 1 के 4 पैराग्राफ पे कवर हो जाएगा। तो वो तो हम चेक करेंगे, पर उसमें कवर होगा तभी जीएसटी आएगा। अब सेक्शन 231 में कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी है। सेक्शन वगैरह याद रहते तो ओके, अदरवाइज इतने कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 231 फॉर कंसिडरेशन। तो फॉर कंसिडरेशन में यहाँ पे दो चीजें बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन कब बोला जाएगा? क्या पहला सवाल, सर अगर पैसा मनी में आया ओनली कंसिडरेशन बोला जाएगा? ना 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 ना। ओके, अगर आपने सप्लाई किया और आपको अदर कंसिडरेशन फॉर्म में मिलते हैं तो यहाँ, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन की डेफिनेशन है पर हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन नहीं लेनी है। हमें जो है जीएसटी लॉ में जो डेफिनेशन दी है फॉर कंसिडरेशन वो लेनी है। तो मतलब ये हुआ, अब देखो यहाँ पे क्लॉज ये कहता है एनी पेमेंट मेड और अग्रीड टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज। ख्याल रहे यहाँ 2 वर्ड आना चाहिए, मनी और अदरवाइज, ठीक है। तो मनी और अदरवाइज में अगर आपका पैसा आता है, अब मनी में तो ठीक है, आपको मनी में पैसा आ रहा है। अदरवाइज, अदरवाइज मतलब काइंड में भी पैसा आता है, कुछ भी मिल रहा है आपको काइंड में फॉर योर सप्लाई, तो ऐसे सिचुएशन में वो कंसिडरेशन माना जाएगा और यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी आएगा। सो मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी आपने जो सप्लाई किया इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट और इन रिस्पॉन्स टू दैट और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई जो भी आपको मिलेगा। अब
इंड्यूसमेंट के लिए मैंने अपने नोट्स में क्या एग्जांपल दिया, मैंने नोट्स में ऐसा एग्जांपल दिया कि भाई कोई यहाँ पे हाईवे, लेट्स टेक एग्जांपल पुणे मुंबई हाईवे, पुणे मुंबई हाईवे पे साइड में यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट वाला अपना सप्लाई इंड्यूस करने के लिए कि बहुत से जो बसेस है उनको उनके ड्राइवर्स के साथ है, उनके ओनर के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है और कह रहा है कि देख यार तुम्हारी बस यहाँ पे रोको, मैं ड्राइवर को फ्री खाना दूंगा। अब ये ड्राइवर को जो फ्री खाना दिया एक्चुअल रियल सेंस में फ्री नहीं है। बहुत सी बार आपको सप्लाई का कंसिडरेशन है या नहीं है ये देखने के लिए ये देखना भी जरूरी है कि उसके पीछे बियॉन्ड द ट्रांजैक्शन क्या चल रहा है, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर के देखो ना। ये दिल की बातें जिसने समझ ली बेटा ओके वो जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हुआ हर स्टेज पे। तो दिल की बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जहां तक है कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या ड्राइवर को सच में फ्री दे रहा है? नहीं, वो ड्राइवर को फ्री नहीं दे रहा है, उसको कंसिडरेशन मिल रहा है। बस वहां रुकेगी, पैसेंजर्स आएंगे, खाना खाएंगे, इसका मतलब उसको कंसिडरेशन मिल रहा है। तो वो सप्लाई हुआ। ओके, आप ये नहीं कह सकते हो कि वो विदाउट कंसिडरेशन है। क्यों? क्योंकि उसने इंड्यूस किया ओके फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और उसके अगेंस्ट में उसको बेनिफिट मिले। बोलो हाँ। ओके, तो यहां पे मनी और अदरवाइज। नेक्स्ट, द मोनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस। हाँ, ये पॉइंट उन्होंने स्पेशली कवर किया गया है। तो यहां कंसिडरेशन में देखा जाए तो मोनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबिडेंस मतलब क्या? कुछ आपने जो सप्लाई किया इन रिस्पेक्ट ऑफ योर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सामने वाले ने कुछ एक्ट करके दिया, या फॉरबिडेंस कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया भी यहां पे सप्लाई माना जाएगा, वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। जैसे मैंने अपने क्लास में इंटीरियर डेकोरेटर मेरे वाइफ का एग्जांपल दिया था कि भाई जो नेबर है, आपको याद होगा तो मैंने ये कह रहा था कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था मेरे वाइफ को यहाँ पे इंटीरियर डेकोरेशन का, और उसका जो नेबर है जहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसका जो नेबर है उसने ऑब्जेक्शन उठाए थे। तो नाउ हमने उनको फ्री सर्विस दी कि ठीक है आप ऑब्जेक्शन मत उठाओ, आपका थोड़ा बहुत इंटीरियर हम भी करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरबिडेंस करना पड़ेगा। मतलब कि आपने जो स्टे लाया है, ऑब्जेक्शन लिया है, वो ऑब्जेक्शन विड्रॉ कर लो। फॉरबिडेंस तो अगर आपने जो गुड्स दिया, सर्विस दिया, उसके लिए सामने वाले ने कोई फॉरबिडेंस किया होगा या सामने वाले ने कोई एक्ट करके दिया होगा, तो दोस्तों उसे भी सप्लाई माना जाएगा, उसको भी कंसिडरेशन माना जाएगा। चलिए, ये दो पॉइंट्स तो मैंने कंसिडर किए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर रिवीजन में मेरा ऑब्जेक्ट है कि आपको कंसेप्ट रिवाइज करके देना, थोड़ा ब्रश अप करके देना, सो दैट कि आपकी हर चीजें, हर केस स्टडी, आपने पढ़े हुए क्वेश्चन सब कुछ याद आ जाए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन की वीडियो में डाल दूंगा, यूट्यूब पे फ्री है, और डेफिनेटली आप वो साथ साथ में करोगे तो मजा आ जाएगा। आपको बाद में रेगुलर बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको नवंबर 21 अटेम्प्ट है और आपने आपने जो ऑलरेडी अगर एग्जाम दे दिया होगा, तो वो सिचुएशन में यहां समझ लेना कि यस, ये पूरा डिस्कशन आपको हेल्प करेगा, और रिजल्ट के आने के पहले हमारा बहुत कुछ जीएसटी रिवाइज हो जाएगा, आपका एक सब्जेक्ट प्रिपेयर रहेगा अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया होगा तो। चलिए, और चलिए यहाँ पे दो चीजें जो है आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और कौन सी दो चीजें आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा बेटा? कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। एक तो यहाँ पे सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ख्याल रहे, इन्होंने सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी एक्सक्लूड की है। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि कभी अगर गलती से भी एग्जाम में ये बढ़ाया जाए कि सब्सिडी बाय लोकल अथॉरिटी, तो सब्सिडी बाय लोकल अथॉरिटी जो है वो कंसिडर की जाएगी। ओनली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी एक्सक्लूड की जाएगी, और वो सेक्शन 15(2)(d) के हिसाब सेक्शन 15(2)(e) के हिसाब से भी सब्सिडी जो है वो एक्सक्लूड की जाती है। तो वो हम उधर भी देखेंगे। तो सब्सिडी अगर आपको मिल रही है तो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, मतलब ही वो फ्री सप्लाई माना जाएगा। और नेक्स्ट, डिपॉजिट्स। ओके, बहुत सी बार आपको कस्टमर से डिपॉजिट मिलते हैं, जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया है, या आपने समझ लो यहाँ पे फ्रेंचाइजी दिया है और आपने रेंट पे दिया अपना घर, तो आपको जो है डिपॉजिट मिल रहा है। तो अगर आपको डिपॉजिट्स मिल रहे हैं बेटा, तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। हाँ, रेंट कंसिडरेशन माना जाएगा, फीस कंसिडरेशन माना जाएगा, पर डिपॉजिट्स नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये डिपॉजिट फ्यूचर में आपके सप्लाई में एडजस्ट हो जाते हैं, भाई रेंट में एडजस्ट हो गया या बाकी इसमें एडजस्ट होगा, तो जिस दिन वो डिपॉजिट एडजस्ट हो गए उस दिन यहां पे यस दोस्तों वो कंसिडरेशन ट्रीट कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये फटाफट हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन देख ली। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पे
आते इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या देखे हमने बिजनेस की डेफिनेशन? अगर आपको याद होगा तो बिजनेस की डेफिनेशन में हमने क्या देखा? बिजनेस की डेफिनेशन में 9 एक्टिविटी देखा, जनरल एक्टिविटी और यहाँ पे स्पेशल एक्टिविटी, ऐसी टोटल 9 एक्टिविटीज देखा। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पे वो 9 एक्टिविटीज करता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कोई भी बंदा अगर वो यहाँ पे 9 एक्टिविटीज करता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। और ख्याल रहे, जीएसटी बिजनेस टैक्स होने की वजह से टैक्स तभी लगाया जाएगा जब आपका ट्रांजेक्शन इन द कोर्स ऑफ दैट 9 एक्टिविटीज होता है। तो नाउ यहाँ दो एग्जाम्पल सीबीआईसी सर्कुलर ने क्लैरिफाई किए। एक तो ये तो सीबीआईसी यहाँ पे सर्कुलर में दिया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में, और दूसरा जो है प्रेस रिलीज। ये दो एग्जाम्पल से कुछ अप्रोच हमारा डेवलप होता है। क्या कि एक एग्जाम्पल ऐसा दिया कि आपकी अगर पर्सनल कार हो और अगर आप अपनी पर्सनल कार जो है यहाँ पे सेकेंड हैंड डीलर को दे रहे हो, तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लायर के एंगल से देखा जाएगा, रिसिपिएंट के एंगल से नहीं देखा जाएगा दोस्तों। तो सप्लायर के एंगल से क्या देखा जाएगा? तो सप्लायर के एंगल से कि सप्लायर ने अगर अपनी कार जो दी वो यहाँ कंसिडरेशन है, उसको पैसा मिल रहा है, सेल हो रहा है, मेड और अग्रीड टू बी मेड हो रहा है, पर क्या इसने जो बेचा वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है? क्या इसका जो इंटेंशन है बिजनेस करना है? तो सीबीआईसी ने कहा नहीं, वो अगर अपनी पर्सनल चीजें बेच रहा है, फिर कार हो या आपका घर का फर्नीचर हो या जो भी हो, पर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है या कोई भी वैसे बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है या एंसिलरी टू बिजनेस नहीं है, किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये बंदे ने जो कार बेचा वो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। क्यों ना वो कार 30 लाख की हो, 40 लाख की हो या 100 लाख की हो, जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों। अब ख्याल रहे, जो लेने वाला है उसका बिजनेस हो सकता है, पर हमें लेने वाले के एंगल से नहीं देखना है, हमें सप्लायर के एंगल से देखना है, और वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस देखा। ओके, आई होगी आपकी बात समझ में? तो यस, ओके, जितना आप यहां पे यस कहोगे और लाइक करोगे उतना मैं समझूंगा कि यस आप तक मेरा कंसेप्ट पहुंच रहा है और आपको रिवीजन अच्छी लग रही है। सो नाउ नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे ओल्ड ज्वेलरी की। सेम एग्जांपल प्रेस रिलीज में दिया गया कि भाई ये ओल्ड ज्वेलरी अगर आप दे रहे हो और वो ज्वेलर्स को बेच रहे हो, तो जो बेचने वाला है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं कहा जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। तो चीजें एक अप्रोच यहाँ डेवलप हुआ कि अगर आप अपनी पर्सनल चीजें सेल कर रहे हो जो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पर यही समझ लो कि अगर ये कार जो है आपकी बिजनेस कार होती, बिजनेस असेट होती, और अगर ये कार आप बेचते तो वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आ जाता, क्योंकि कनेक्टेड टू बिजनेस की डेफिनेशन ये कहती है कि वो ये कहती है यहाँ पे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंसिडेंटल, एंसिलरी और कनेक्टेड टू योर ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर होगा तो वो बिजनेस मानी जाएगी। इसलिए आपकी बिजनेस की असेट जो है ओके यहाँ पे बेचते हो, या बिजनेस की आपकी न्यूज़पेपर की रद्दी आप बेचते हो, तो वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी में नहीं है पर कनेक्टेड टू योर बिजनेस से, तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। ये हुई ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे दोस्तों, यहां चलो देखो फटाफट, अरे देखो 25 मिनट्स हुए और पता भी नहीं चला। ऐसे हमारे हाँ पूरा लेक्चर भी खत्म हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो यस, नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है कि जो रिलीजियस ट्रस्ट वगैरह होती है, टेम्पल वगैरह होता है, वहाँ जो खाना दिया जाता है, गुरुद्वारा में यहाँ पे खाना दिया जाता है, तो जो प्रसादम होता है ओके, तो ये भी यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं माना जाता है, क्योंकि ये ठीक है उसका 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़ लिया जाता है, पर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं माना जाता है। ओके, अब एक सवाल आ सकता है जो अभी अभी यहाँ पे पोस्ट हुआ है, चलो मुझे लगता है ये स्टेज पे मैंने ले लेना चाहिए, इसलिए वो सवाल भी मैं ले लेता हूँ। ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो हमने देखा, लेकिन बहुत सी बार ये सवाल है कि भाई चैरिटेबल ट्रस्ट को जो वॉलेंट्री डोनेशन मिलता है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को जो पैसा मिला, ओके ख्याल रहे जब भी किसी को पैसा मिलता है ना, तो जीएसटी की आपकी जो ये आई बोर्ड व्यू होना चाहिए, मतलब क्या कि भाई पैसा मिला, क्यों मिला, क्यों मिला, क्योंकि जीएसटी आ सकता है, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो जीएसटी आ सकता है। तो ये जो वॉलेंट्री डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलता है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को वॉलेंट्री डोनेशन पे जीएसटी आता है क्या? तो इसके लिए मैं एक सीबीआईसी सर्कुलर रेफर करना चाहूंगा, जो मैंने बाद में भी ये आखिरी में जब मैं सर्कुलर सब पढ़ा होगा तो उसमें भी मैं रेफर करूंगा, पर एक सीबीआईसी सर्कुलर था और वो ये था कि भाई वॉलेंट्री डोनेशन किया चैरिटेबल ट्रस्ट को, और वो चैरिटेबल ट्रस्ट ने आपका नाम जो है डिस्प्ले रखा जिस एज अ फिलॉन्थ्रोपी और एज अ आपको ऑनर करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट का उसमें मेन ऑब्जेक्ट नहीं था, बस आपको ऑनर करने के लिए या एक एज अ
मैटर ऑफ फिलोंथ्रफी जो है, तो उन्होंने उस आपका नाम डिस्प्ले किया कि भाई इसके लिए डोनेशन जो है विशाल भट्टर ने दिया। तो इस पे सीबीआईसी ने अपना अप्रोच क्लियर किया। सीबीआईसी ने कहा कि भाई ये जो सप्लाई हो रहा है फॉर कंसिडरेशन, ये जो वर्ड है ना, ओके, नेक्सस वाला है, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, एंड कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए। मैं डांस नहीं कर रहा हूं नालायक हो, ओके, तो कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए। कॉज एंड मतलब सप्लाई किया जिसमें क्लियर इंटेंशन है कि कुछ मिलेगा, ओके। तो यहां पे जिसने डोनेशन दिया है वॉलंटरी, समझ लो मैंने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया, उसमें मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि मुझे कोई रेसिप्रोकेटरी रिस्पॉन्स मिले कि भाई नहीं मेरा नाम लिखोगे तो ही मैं पैसा दूंगा। हाँ, अगर ऐसा क्लियर है कि मेरा नाम लिखोगे, मेरा ऐड करोगे तो ही मैं पैसा दूंगा, तो फिर वो सप्लाई है। लेकिन अगर मैंने वॉलंटरी दिया है, आपकी मर्जी, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो लिखो, नत लिखो, तो फिर यहां पे एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है फॉर। मतलब आपका एक्टिविटी सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए आपकी जो नेम डिस्प्ले किया गया है। तो सीबीआईसी ने एक हमें बहुत अच्छा अप्रोच दिया स्पेशली चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कि ये जो वॉलंटरी डोनेशन मिला, ये वॉलंटरी डोनेशन पे जीएसटी नहीं आएगा, ओके, क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट का कोई इंटेंशन नहीं था दोस्तों। तो यहां पे ख्याल रहे। तो एक सवाल जो चैरिटेबल ट्रस्ट का मुझे पूछा गया, ओके, वो चैरिटेबल ट्रस्ट का यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है बेटा, बस वॉलंटरी डोनेशन वैसे तो जीएसटी के स्कोप में नहीं है, पर अगर कहीं ये प्रूव हो जाए कि वो डोनेशन कुछ पर्पस के लिए मिला है या उसके रिस्पॉन्स में कोई कंसिडरेशन जा रहा है किसी भी तरह से, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा दोस्तों। चलो यहां पे नाउ नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ये सप्लाई फॉर, यहां पे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस देख लिया, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन भी देख लिया। अब ये सेक्शन 7(1)(a) हमारा यहां पे एंड होता है, पर ख्याल रहे ये चारों कंडीशन क्यूमुलेटिव फुलफिल होनी चाहिए। ओके, ये सब ट्रांजैक्शन मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, तो यहां हमारा 7(1)(a) कंप्लीट हो गया। अगर आपके कोई डाउट हो गए तो मैं 2-3 मिनट के लिए रुकूंगा, ओके, तब तक मैं भी पानी वानी पी लेता हूं। सॉरी, चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो बेटा हम सब रिप्लाई करेंगे जो मेरे से कनेक्टेड है। मतलब मैं ये समझूंगा कि आप सोए नहीं हो, लाइव क्लास में होते, फेस टू फेस में होते, तो मैं तो आपको थप्पड़ मार के उठा देता, पर यार थप्पड़ नहीं मार सकता हूं। तो सब मुझे रिप्लाई करेंगे, हाउस द जोश, यस, सब रिप्लाई करेंगे, यस, कमान कमान कमान, मैं आपका रिप्लाई चाहता हूं। ओके, जो रिप्लाई नहीं करेगा देखना, हाँ, आपको ये आइटम में पास होना है ना, तो रिप्लाई करना पड़ेगा, नहीं नहीं रिप्लाई करेगा तो देख लेना, ठीक है। यस बेटा, यस, सीटीपी ऑलवेज इश्यू आईजीएसटी इनवॉइस, यस। चलो 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 चलो, ओके, हाउस द जोश, सब रिप्लाई करेंगे, हाय सर, हाँ, ये हुई ना बात। अगर आपको पास होना है तो मेरे को रिप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं इन बिटवीन आपको उठाते रहूंगा, हमारा रिवीजन करते रहूंगा। चलिए, अब बात आती है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये कहती है यहाँ पे कि बाहर से जब सर्विस इंपोर्ट होती है तो गवर्नमेंट उसकी लाइबिलिटी जो है रिसिपिएंट पे क्रिएट करना चाहती है। सुनिए ध्यान से, उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे रिसिपिएंट पे क्रिएट करना चाहती है। तो यहाँ पे हर इंपोर्ट ऑफ सर्विस टैक्सेबल नहीं है, उन्होंने बहुत क्लियर किया। ये हुई ना बहुत बहुत मजा आ गया, आपने मेरा दिल जीत लिया। ये हुआ ना, ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए, यस, या ठीक है। तो अब देखो फॉर कंसिडरेशन, मैं आता हूँ ये डिस्कशन पे। ओके, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन, यानी अगर आप सर्विस इंपोर्ट करोगे और जिसमें आप पे कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन है, तो ही जीएसटी लाएंगे। इन सिंपल वर्ड वो ये कहते हैं कि अगर फ्री इंपोर्ट सर्विस लिया आपने, कोई वेबसाइट एक्सेस किया, फ्री एक्सेस मिला, फ्री सर्विसेज मिली, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लाएंगे। ओके, तो फॉर कंसिडरेशन बाद में क्या कहते हैं? बाद में कहते हैं वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, वो कहते हैं कि जो लेने वाला है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वो बिजनेस के लिए ले या ना ले, जीएसटी तो देना पड़ेगा। हाँ, इसमें कुछ एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन ये है कि अगर बाहर
वाले से सर्विस यहां पे गवर्नमेंट ने लिया, या फिर बाहर वाले से सर्विस जो है इंडिविजुअल ने लिया, नॉट फॉर बिजनेस, यानी मैं कोई सर्विस जो यहां पे ले रहा हूं और वो बिजनेस के लिए नहीं है, इंडिविजुअल होगा और बिजनेस के लिए नहीं है, गवर्नमेंट होगा या चैरिटेबल ट्रस्ट होगी, या फिर लेने वाला इंडिया के बाहर है तो उसको एग्जम्पशन दिया हुआ है। एग्जम्पशन बात की बात है, पहले तो हम लेवी देख रहे हैं, फर्स्ट क्रिएट द चार्ज एंड देन एग्जाम द चार्ज। तो ऐसे केस में पहला थॉट तो आपका ये होना चाहिए कि किसी ने भी अगर सर्विस इंपोर्ट की फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर बिजनेस, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे यस जीएसटी आएगा, क्योंकि लेने वाला बिजनेस के लिए ले ना ले, ओके जीएसटी आएगा। यहाँ पे एक मैंने क्लासिफिकेशन जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बताया कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा तो कस्टम्स एक्ट गवर्न करता है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगी तो वो केस में आपको वैल्यूएशन भी जीएसटी एक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा, लेवी भी आईजीएसटी के हिसाब से आएगी और उसका टाइम ऑफ सप्लाई भी आईजीएसटी के हिसाब से आएगा। लेकिन इंपोर्ट गुड्स का सब कुछ जो फिक्स होगा वो कस्टम एक्ट के हिसाब से होगा। मतलब क्या, अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो वो सिचुएशन में एसरी 37 या एसरी 39 लगेगा, उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई वो सेक्शन 15 के हिसाब से डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने बिल ऑफ एंट्री प्रायर दे दी तो डेट ऑफ अराइवल ऑफ वेसल लेना पड़ेगा, मतलब एंट्री इनवर्ड लेना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रोविजन आपको सेक्शन 15 और 16 की जहां तक है एसरी 37 39 के लिए लगानी है। लेकिन अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगी तो आपको कस्टम लॉ नहीं यूज करना है, आपको जो है पूरा जीएसटी लॉ यूज करना है, और उसका टाइम ऑफ सप्लाई, उसके बाद में उसका वैल्यूएशन, उसके बाद उसकी लेवी, एवरीथिंग इज गवर्न बाय सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट। चलिए एनालिसिस, एक मैंने एग्जम्पशन जो पढ़ाया था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस अदर देन टू बिजनेस, अगर गवर्नमेंट लेता है, चैरिटेबल सर्विस लेता है या इंडिविजुअल लेता है तो एग्जम्प्ट है, और इंपोर्ट बाय अदर्स मतलब वो गवर्नमेंट छोड़ के या इंडिविजुअल छोड़ के या चैरिटेबल ट्रस्ट छोड़ के बाकी किसी ने भी इंपोर्ट किया तो वो केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन होगा, बिजनेस के लिए हो या ना हो वो टैक्सेबल होगा। ओके सो सप्लाई के लिए फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती है बेटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो क्लियर दिया है ना सप्लाई के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी ये है कि बिजनेस की डेफिनेशन कोई इन द नेचर ऑफ ट्रेड है, अगर कोई इन द नेचर ऑफ ट्रेड है तो वो केस में वो फ्रीक्वेंसी में हो या ना हो, पर ट्रेड से नॉलेज आया, प्रोफेशन से नॉलेज आया तो वो केस में वो बिजनेस एक्टिविटी मानी जाती है। चलो, तो ये हमने डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग टू सेक्शन 71A और 71B। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे सेक्शन 71C पे। सेक्शन 71C ये जो है शेड्यूल 1, यहाँ पे आप लिख सकते हो सेक्शन 71C, सेक्शन 71C, ठीक है। अब सेक्शन 71C में 4 ऐसी एक्टिविटीज है, 4 ऐसी एक्टिविटीज है जहां कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा। तो ख्याल रहे, ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त बस ये 4 केस में जो फ्री सप्लाई होता है वही टैक्सेबल करवाना, अदरवाइज ओके अगर फ्री सप्लाई होगा तो जीएसटी नहीं आएगा, जिसे डीम सप्लाई भी कहते हैं। तो शेड्यूल 1 की पहली एक्टिविटी परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। पहले तो ख्याल रहे इन्होंने वर्ड यूज किया बिजनेस असेट, ओके, तो बेटा ये बिजनेस असेट यानी क्या, ओके, अगर आप देखते हो तो बिजनेस असेट है यहाँ पे। प्लीज 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 कोई डाउट इन बिटवीन मत पूछो ना, ओके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जब टाइम दूंगा तब पूछो ना, नहीं तो क्या है मैं आपके डाउट ही ऐसे एंटरटेन करते रहा, ओके, मैं देख लूंगा, आप पोस्ट करके रखो, लेकिन मैं जब इन बिटवीन टाइम दूंगा तभी मैं आपके डाउट्स कंसिडर करूंगा। और देखो आप प्रोफेशनल हो, मैं आपको ये कहूँगा तरुण, स्पैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पैम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डाउट देख चुका हूँ। बस एक बार पोस्ट करो, मैं कवर कर लूंगा आपका डाउट बाद में। यस बेटा, मैं तना मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। चलिए आते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल ऑन सच असेट। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया बिजनेस असेट वर्ड यूज किया है। सर ये बिजनेस असेट यानी क्या? सबसे पहले तो उन्होंने कोई गुड्स वर्ड नहीं कहा, बिजनेस असेट का, यानी आपके असेट की जो बिजनेस असेट साइड है उसमें जो भी कैपिटल गुड्स होगा पर मूवेबल, क्योंकि हम गुड्स की बात कर रहे हैं, या
फिर स्टॉक होगा करंट असेट में। तो जो भी आपका बिजनेस है, मतलब फर्नीचर, फिक्सचर, उसके बाद में यहाँ आप लोग कि तो आपका स्टॉक जो तो कैपिटल हो या कोई भी हो, अगर आपने बिजनेस असेट किसी को परमानेंट ट्रांसफर कर दी, तो बिजनेस असेट अगर आपने किसी को परमानेंट ट्रांसफर कर दी या डिस्पोज कर दी, जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया है और आपने फ्री दे दिया आपकी बिजनेस असेट, तो वो सिचुएशन में यहां पे उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। दोस्तों सुनिए ध्यान से, उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है, फ्री कब टैक्सेबल होता है? पहले तो आपकी कोई भी बिजनेस असेट हो, दूसरा आपने आईटीसी लिया हो। अब इसको मैं इंटरप्रेट करूं तो ऐसा भी कर सकता हूं कि अगर मैंने कोई बिजनेस असेट है और मैंने आईटीसी नहीं लिया है, एग्जांपल के तौर पे मोटर व्हीकल के सेक्शन 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट है और आईटीसी नहीं मिलता है, तो मैंने आईटीसी नहीं लिया। अगर मैंने आईटीसी नहीं लिया है तो फिर मैं किसी को भी फ्री दे सकता हूं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम तभी है अगर मैंने आईटीसी लिया हो। और इसमें ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है गवर्नमेंट का कि भाई हमने आईटीसी आपको असेट का, कैपिटल गुड्स का या आपके स्टॉक का इसलिए दिया था क्योंकि आप बिजनेस के लिए यूज करोगे, कैस्केड इफेक्ट नहीं होगा, आपको क्रेडिट मिलना ही चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने क्रेडिट लेके फ्री दे दिया किसी को, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में आईटीसी लिया हो और फ्री बांटा हो तो जीएसटी आएगा। अब एक स्पेशल डिस्कशन आपके साथ करना चाहूंगा, वो है स्टॉक का। ओके, अगर आपने कोई गुड्स या स्टॉक खरीदा है, अब गुड्स और स्टॉक खरीदा है और एज अ फ्री सैंपल बांटा है, फ्री डोनेशन बांटा है, तो गवर्नमेंट कहती है बांटो यार, आपकी मर्जी, फ्री सैंपल बांटो, फ्री डोनेशन बांटो, हमें लेना देना क्या है। लेकिन अगर वो स्टॉक जो आपने फ्री सैंपल बांटा है, फ्री डोनेशन बांटा है, अगर आपने उसका आईटीसी लिया होगा तो ये पैरा ट्रिक हो जाएगा और वो जो आपने फ्री सैंपल, फ्री डोनेशन बांटा होगा उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा, वो सप्लाई माना जाएगा, ये पैरा 1 के हिसाब से। लेकिन समझ लो मैंने स्टॉक खरीदा और मैंने आईटीसी नहीं लिया क्योंकि पहले से पता था कि फ्री बांटने वाला हो, तो सेक्शन 17(5) क्या कहता है, अगर सेक्शन 17(5) ये कहता है कि अगर आप अगर एक एंट्री याद होगी आपको सेक्शन 17(5) की, क्या, तो अगर लॉस, डिस्ट्रॉयड या फ्री सैंपल डोनेशन आपने दिया हो तो सेक्शन 17(5) के हिसाब से आपको जीएसटी नहीं मिलता है। तो वो केस में आपको डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो, और ये सर्कुलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि अगर आपको पहले से पता है कि ये फ्री जाने वाला है तो सेक्शन 17(5) में आईटीसी मत लो, या फिर आपने आईटीसी ले लिया है, कम ऑन, आपने आईटीसी ले लिया और बाद में फ्री बांट रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, तो वो सिचुएशन में फिर आपको वो ट्रांजैक्शन जब भी आप फ्री बांटोगे तो सप्लाई माना जाएगा, ये परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल के केस में, और उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा। दोस्तों तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने आईटीसी लिया है नहीं लिया है, उसके ऊपर आपका पूरा यहाँ पे बेस है। तो ये पैरा 1 था। अब नेक्स्ट पैरा 2 क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। यही तो पैरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 4, सेक्शन 25 सबसेक्शन 5, इसमें मैंने बेटा यहाँ पे आपको जो है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, पर वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की जस्ट डेफिनेशन थी, उसके इम्पैक्ट क्या है, उसके इम्पैक्ट यहाँ पे बेटा कि सेक्शन 25 में अगर आप डीडीपी बन जाते हो तो 4 में या सबसेक्शन 5 में तो डीडीपी बन जाते हो, और या आप रिलेटेड पर्सन होते हो, तो इन बीच में जो भी गुड्स और सर्विस सप्लाई हो रही है, इन बीच में जो भी गुड्स और सर्विस सप्लाई हो रही है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नो डाउट ये वर्ड यहाँ पे नहीं भी आया होगा तो भी आपके टेक्स्ट में दिया है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपने अपने ही रिलेटेड पर्सन को दिया या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया, तो गुड्स दिया हो या सर्विस दिया हो, कम ऑन, गुड्स दिया हो या सर्विसेज दिया हो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन, तो वो केस में वो सप्लाई मान लिया जाएगा। अब ख्याल रहे, मैं आपको एक बात बता दूं, अरे यार, ओके 2 मिनट बेटा, जस्ट 2 मिनट, हाँ यहां पे तो उसके बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, अब रिलेटेड पर्सन। अब आपको एक बात बता देता हूं, कभी कभी यहाँ ओवरलैपिंग हो जाता है पैरा 1 और पैरा 2 में। मतलब क्या, मतलब मैंने कोई बिजनेस असेट है और बिजनेस असेट जिसका आईटीसी लिया हो और मैंने अपने रिलेटेड को दे दिया है, ओके कोई बिजनेस एसेट है, आईटीसी लिया और रिलेटेड को दे दिया है, या कोई असेट है बेटा मैंने स्टॉक दूसरे ब्रांच को दे दिया अदर स्टेट में, तो फिर एक सवाल आता है कि मैं पैरा 1 लगाऊं या पैरा 2 लगाऊं। अब ख्याल रहे, जब भी लॉ आप इंटरप्रेट करते हो तो लॉ इंटरप्रेट करते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना है कि स्पेसिफिक क्लॉज विल प्रिवेल ओवर जनरल क्लॉज। अगर आपका ट्रांजेक्शन रिलेटेड है स्टॉक ट्रांसफर का या फिर कोई असेट ट्रांसफर का, या आपका ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का है, तो आप पैरा 2 ही लगाओगे, और पैरा 2
के हिसाब से ही आंसर दोगे, आप ये क्राइटेरिया नहीं लगाओगे। एक केस स्टडी मेरे पास आई थी और वो केस स्टडी ये थी यहाँ पे कि पुणे की एक ब्रांच थी और उनका एक दूसरा ब्रांच और यहाँ पे बैंगलोर में था। इन्होंने कुछ मशीनरीज पुणे से बैंगलोर में शिफ्ट की, मशीनरी बिजनेस असेट थी और पुणे से बैंगलोर में शिफ्ट की, रिलेटेड पर्सन को दिया, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया। तो अब इन्होंने वो मशीनरी का आईटीसी नहीं लिया था, ओके वो मशीनरी का आईटीसी नहीं लिया था। तो एक कोई कंसल्टेंट ने उनको बताया कि भाई तुमने आईटीसी नहीं लिया ना, बिजनेस असेट पैरा 1 के हिसाब से आईटीसी नहीं लिया तो ये सप्लाई नहीं बोला जाएगा। जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा नहीं, ओके आपको स्पेसिफिक क्लॉज 2 लगता है, आपका आंसर जो है यानी आपका सिचुएशन में पैरा 1 से अप्लाई नहीं करूंगा, आपकी सिचुएशन में पैरा 2 में लूंगा। और पैरा 2 में ये कहीं भी नहीं कहा है कि आईटीसी लिया हो या नहीं लिया हो, उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई भी गुड्स, सुनिए, जब भी कोई गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी सर्विसेज आपने रिलेटेड पर्सन को दी या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को दी, आईटीसी लिया हो या ना लिया हो, अगर आपने शिफ्ट किया तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, बोलो हाँ। ओके तो यहां पे जहां तक देखा जाए यहाँ पे रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन हमने एक कंसेप्ट देखा। एक आपका सवाल आ सकता है, क्या सर ये रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या डिफरेंस है? तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन जीएसटी में डिफाइन की गई है और जीएसटी की डेफिनेशन और कस्टम्स के रिलेटेड डेफिनेशन 99% सेम है, बस एक छोटा सा चेंज है जो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे सेक्शन 15 का जो एक्सप्लेनेशन है, अगर वो सेक्शन 15 का आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो रिलेटेड पर्सन डिफाइन किया है। पहली बात तो कर दूं कि रिलेटेड पर्सन आपकी ब्रांच नहीं है, ओके अंडर सेम पैन नहीं है भाई, सामने वाले का पैन अलग है, वो आपकी सब्सिडरी है, वो आपका एसोसिएटेड एंटिटी है, उसका पैन अलग है, आपका पैन अलग है। पहले ध्यान रखो दोनों के पैन अलग अलग है, लेकिन इस दिए गए रिलेशनशिप में आप आते हो इसलिए आप रिलेटेड पर्सन माने जाओगे। और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या? एक ही पैन में दूसरा सेपरेट रजिस्टर्ड प्लेस, एक ही पैन में दूसरा सेपरेट रजिस्टर्ड प्लेस, उससे हम कहते हैं डीम डिस्टिंक्ट पर्सन दोस्तों। तो ऐसे केस में यहां पे रिलेटेड पर्सन जो है, ओके रिलेटेड पर्सन कैसे डिफाइन किया है? तो क्या ये डेफिनेशन लर्न करना है? नहीं, एक दो बार पढ़ लेना है, इसमें से कोई पॉइंट आया, क्योंकि एज सच तो आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, पर कोई पॉइंट आया तो आपको क्लिक होना चाहिए, अरे ये तो रिलेटेड पर्सन है। क्योंकि रिलेटेड पर्सन क्लिक हो जाए तो सप्लाई इंपैक्ट करता है। उसके बाद में रूल 28 रिलेटेड पर्सन के केस में वैल्यूएशन कैसे होगा, रूल 28 इंपैक्ट करता है। तो ये दो चीजें यहाँ पे इसके इंप्लीकेशन सामने आते हैं, इसलिए आपको याद रखना जरूरी। रिलेटेड पर्सन, सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेसेस। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि भाई दो कंपनी और कॉमन डायरेक्टर्स और ऑफिसर है, रिलेटेड माने जाएंगे। या फिर ओके यहां पे ऑफिसर और डायरेक्टर, अपने बिजनेस और डायरेक्टर ये भी रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे, या ऑफिसर्स या कंपनी ओके ये भी रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। अपने कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर्स रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सच पर्सन लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर्स इन द बिजनेस। मतलब क्या? ओके दो कंपनी मिलके या पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी मिलके यहाँ पे कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रही है और इन दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ओके सप्लायर और रिसिपिएंट ये पार्टनर भी है और ये आप एक में के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर वो कहीं पे भी पार्टनर है, लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर, तो वो रिलेटेड माने जाएंगे दोस्तों। थर्ड, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, भाई आपका ध्यान लाना चाहूंगा, यस कम ऑन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ओके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ऑलवेज रिलेटेड माने जाएगी। मतलब क्या? अगर कोई एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गुड्स फ्री दिया या सर्विसेज फ्री दी, या एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को गुड्स या सर्विसेज फ्री दी, तो दोनों में जब भी कोई फ्री ट्रांजैक्शन होगा, ओके जब दोनों में बहुत प्यार होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, और वो प्यार में कोई गुड्स और सर्विसेज दिया जा रहा होगा, तो ख्याल रहे वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन आपको अभी एक बात बता दूं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेटेड आपको और दो बातें याद रखनी है, और उन दो बातों को याद रख के यहां पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा वो कंक्लूड करना है। अब आपका एक सवाल है, सर ये दो बातें और कौन सी याद रखनी है, क्योंकि वो तो रिलेटेड है, पर ये तो बताइए कि कौन सी दो बातें हमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों मैं बता दूं आपको कौन सी दो बातें हैं। तो अगर आप पैरा 2 में एक प्रोविजो देखोगे तो ये प्रोविजो क्या कहती है? पैरा 2 में प्रोविजो कहती है कि प्रोवाइडेड दैट गिफ्ट, एक आपका ध्यान लाना चाहोगे, गिफ्ट वर्ड यूज किया है, गिफ्ट अप टू ₹50,000 इन अ वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सबसे पहले तो ये देखो यहां पे वर्ड है एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया एम्प्लॉय को। सुनो, एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया एम्प्लॉय को, तो वो उसके लिए ये प्रोविजो है। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को गिफ्ट देता है खुश होके, भाई एम्प्लॉय है उसको अपने एम्प्लॉयर के बारे में बहुत रिस्पेक्ट है, और एम्प्लॉय ने अगर एम्प्लॉयर को गिफ्ट दिया
तो वो यहाँ पे कवर नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा, क्यों ना वो 10 रुपए का गिफ्ट हो पर उसके ऊपर जीएसटी आएगा अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो। कम ऑन, अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो तो यहाँ पे आएगा। हाँ, उसने अगर एज अ दिवाली गिफ्ट दिया है, टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ख्याल रहे, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर की बात अलग है, वहां इन द कोर्स ऑफ बिजनेस देखा जाएगा। पर यहाँ पे एम्प्लॉयर जब कोई गिफ्ट देता है अपने एम्प्लॉय को तो वो डिफॉल्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस वो माना गया। इस पे ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे, बस इतना समझना कि ये जो क्लॉज है एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि भाई आप अपने एम्प्लॉय को इन द कोर्स ऑफ बिजनेस खुश होकर 50,000 तक इन अ फाइनेंशियल ईयर पर एम्प्लॉय गिफ्ट दे सकते हो, हम जीएसटी सप्लाई नहीं मानेंगे, इवन दो वो रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। ऐसे केस में ख्याल रहे, एक पॉइंट यहाँ जो डिस्कस किया जाता है, समझ लो पूरे साल भर का पर एम्प्लॉय, पूरे साल भर का पर एम्प्लॉय मेरा जो है 80,000 का गिफ्ट बन गया। तो अगर आपका 50,000 के ऊपर जाता है तो टोटल वैल्यू पे जीएसटी आएगा। ये 50,000 बेसिक डिडक्शन नहीं है, ये क्राइटेरिया फॉर बेनिफिट है। मतलब 50,000 या उससे कम होगा तो बच गए पर एम्प्लॉय, लेकिन अगर आपका पर एम्प्लॉय 50,000 के ऊपर गया तो आपके टोटल अमाउंट पे जीएसटी लगा दिया जाएगा। लो कर लो बात, ओके, यानी 80,000 पे पूरा जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो ख्याल रहे, ये पॉइंट आपके ध्यान में होना जरूरी है। लेकिन हम जब आगे शेड्यूल 3 पढ़ेंगे तो शेड्यूल 3 में अगर आपको याद है तो मैं शेड्यूल 3 में सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, चलो इसका भी इंपैक्ट देख लेते हैं साथ साथ में, यानी सारी चीजें हमारी ओके एक साथ ही खत्म हो जाएगी। मतलब क्या, अगर कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गुड्स दिए, सुनिए, अगर कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गुड्स दिए और वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गए, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, मैंने समझ लो मैं एम्प्लॉयर हूं और मैं अपने एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा हूं, उसको कैब सर्विस दे रहा हूं और वो कैब सर्विस के पैसा नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो कैब सर्विस देना ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ओके, कैब सर्विस देना ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और मैं अपनी फ्री सर्विस एम्प्लॉय को दे रहा हूं, तो फिर अगर वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा तो वो शेड्यूल 3 कवर कर लेगा और वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मैं वो बंदे को कैब सर्विस दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट और वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, कैंटीन सर्विस दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट और वो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, तो फिर ये पैरा 2 ट्रिग हो जाएगा और ये प्रोविजो भी ट्रिग हो जाएगी और ये कहेंगे रुको एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, फिर हम आएंगे 50,000 की वैल्यूएशन करो, 50,000 से नीचे या 50,000 के ऊपर है, 50,000 के ऊपर जाता है तो फिर जीएसटी लगाया जाएगा बॉस, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ यस, जीएसटी लगाया जाएगा, हम बोल रहे हैं ना, तो दैट्स ऑल। ओके, ये बात समझ में आई या नहीं आई? जोर से बोलो हाँ सर समझ में आई। चलिए, तो यहां जहां तक देखा जाए तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट वाला कंडीशन में पूरी किया। चलो वापस आ जाते हैं हमारे डेफिनेशन में। जब बात निकली तो दूर तलक चली गई, ओके, तो हमने दूर तलक उसको कवर भी कर लिया। उसके बाद में पॉइंट फोर व्हाट इट सेज, पॉइंट 4 सेज अ पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन कंट्रोल और होल्ड 25% स्टेक और मोर इन आउटस्टैंडिंग स्टॉक और शेयर इन बोथ ऑफ देम। सबसे पहले तो ये वर्ड को समझने की कोशिश करना, बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम यानी वो क्या कहना चाहते हैं? बोथ ऑफ देम मतलब ये एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है। सुनो, ये सप्लायर और रिसिपिएंट है और कोई तीसरी पार्टी मतलब मैं, ये दोनों के इसमें 25% से ज्यादा मैंने स्टेक होल्ड किया है, तो ये सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड माने जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में सर यहाँ पे हाँ कोई थर्ड कंपनी है और उसने दोनों में स्टेक लिया हुआ है, कोई इन्वेस्टर है दोनों में स्टेक लिया है, समझ लो कोई एजुकेशन सेक्टर में बायजू है और दूसरा वेदांतु है, और एक कोई फॉरेन इन्वेस्टर है उसने दोनों में 25% से ज्यादा स्टेक डाला हुआ है। अब दोनों में 25% से ज्यादा स्टेक डाला हुआ है तो ये बायजू और यहाँ पे वेदांतु ये जो है ये रिलेटेड मान लिए जाएंगे स्टेक, क्योंकि तीसरे का होल्ड है 25% से ज्यादा है। तो अगर ये दोनों रिलेटेड माने जाएंगे और इन दोनों में कोई भी गुड्स और सर्विस के सप्लाई होते हैं तो रिलेटेड ट्रांजेक्शन और रूल 28 उनको अफेक्ट करेगा वैल्यूएशन के लिए। तो चलिए यहाँ पे ठीक है, बोथ ऑफ देम हमने कवर कर लिया। अगर आप कस्टम्स के रिलेटेड की डेफिनेशन देखते हो तो कस्टम के रिलेटेड की डेफिनेशन में ओनली 5% वर्ड है। ओके, बस यही थोड़ा चेंज है, यहाँ 25 है तो उधर 5% का स्टेक रखा हुआ है। नेक्स्ट, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। बोथ ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन। मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है कि किसी थर्ड पर्सन का, वही एग्जांपल, सप्लायर है रिसिपिएंट है और मैं थर्ड पर्सन हूं, मेरा स्टेक नहीं है दोनों में। सुनो, मेरा स्टेक दोनों में नहीं है लेकिन मेरा कंट्रोल है दोनों पे, क्योंकि मैंने दोनों को फाइनेंस किया है। अब मैंने सप्लायर को भी फाइनेंस किया, रिसिपिएंट को फाइनल किया है, जिसके वजह से मेरा कंट्रोल आ जाता है। अगर दोस्तों मेरा कंट्रोल आ जाता है तो वो सिचुएशन में वो दोनों पार्टी सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड मान ली जाएगी। और यहाँ पे टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन। समझ लो यहाँ पे वी स्मार्ट ने और यहाँ बाइजू ने दोनों ने मिलकर
बोलकर किसी थर्ड कंपनी को के यहाँ पे उनके शेयर्स एक्वायर कर लिए और कंट्रोल कर लिया, भाई दोनों ने मिलकर किसी थर्ड कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो वी स्मार्ट और बायजू जो है ये रिलेटेड माने जाएंगे। अगर ये रिलेटेड माने गए तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी फ्यूचर में हमारा ट्रांजेक्शन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो रूल 28 के हिसाब से उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, और वैल्यूएशन रूल 28 में हम आगे देखेंगे। ओके, अगर आप फाइनल लेवल पे हो तो हम देखेंगे रूल 28 आपको अप्लीकेबल है। ओके, लेकिन अगर आप इंटर लेवल पे हो तो फिर वो सिचुएशन में रूल 28 आपको अप्लीकेबल नहीं है। पर मैं आपके रेफरेंस के लिए कह देता हूं कि वैल्यूएशन रूल 28 के हिसाब से यहां पे हम वैल्यूएशन करेंगे। Now, next beta, both of them directly or indirectly control, together directly indirectly control the third person, and they are the member of same family. अब ख्याल रहे बेटा, सेम फैमिली। अब आपके लिए एक होमवर्क दूंगा, मैंने फैमिली की डेफिनेशन यहाँ नहीं ली है, स्पेस नहीं मिली यहाँ पे, तो पर मैं आपको बता दूं फैमिली की डेफिनेशन जो है आपको जरूर याद रखना है। और वो क्या, यहाँ अगर आप स्पाउस और सन, ध्यान सुनना, स्पाउस और सन ऑलवेज फैमिली मानी जाएगी, और उनके साथ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कम ऑन, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे केस में जीएसटी आएगा। लेकिन ब्रदर सिस्टर पेरेंट, आई रिपीट, ब्रदर सिस्टर पेरेंट, ये जो है ये फैमिली के डेफिनेशन में तभी आएंगे अगर वो डिपेंडेंट हो। आई रिपीट, अगर वो डिपेंडेंट हो तो ही फैमिली के डेफिनेशन में आएंगे जीएसटी के, अदरवाइज जीएसटी के फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। एक्सप्लेनेशन, person who are associated in the business of one another in that one is sole agent, sole distributor or sole, ये गलती से डबल आ गया, sole agent or sole distributor or sole concessionaire however described of other shall be deemed to be related। मतलब ये एक्सप्लेनेशन का ये कहना है कि अगर आपका सोल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सोल एजेंट होगा या सोल कंसेशनर होगा तो वो रिलेटेड माना जाएगा, वो जीएसटी में रिलेटेड माना जाएगा। इसका ही उल्टा कस्टम में है, कस्टम में वो रिलेटेड नहीं माना जाता है, लेकिन यहां पे वो रिलेटेड माना जाएगा। चलिए, तो ये हमने देखा रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। उसके बाद में यहां पे पैरा 3, चलो पैरा 3 यहां कवर कर लेते हैं। पैरा 3 जनरली प्रिंसिपल और एजेंट उसकी रिलेशनशिप कवर करता है। अब थोड़ा आपको बताओ, क्या ये जो 3 लोग हैं, आपने आपके रिलेटेड को फ्री दिया, आपने आपके ब्रांच को फ्री दिया, और पैरा 3 में आपने अपने कंसाइनमेंट एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया। तो स्टॉक ट्रांसफर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कहां कहां हो सकता है जहां फ्री दिया जा सकता है गुड्स और सर्विसेज। तो अब अगर आप थोड़ा एनालिसिस करो तो ये एनालिसिस में यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा कि पैरा 2 में रिलेटेड पर्सन या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन में उन्होंने दोनों कवर किया है, गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज भी फ्री दी तो वो फ्री सप्लाई में कवर कर लिया जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। अगेन आई रिपीट, कंसिडरेशन हो या ना हो, ठीक है, कंसिडरेशन हो या ना हो। चलिए, अब यहां पे प्रिंसिपल और एजेंट के केस में वो ओनली गुड्स कवर करते, ख्याल रहे, वो ओनली गुड्स कवर करते, सॉरी, वो ओनली यहां पे गुड्स कवर करते, सर्विसेज कवर नहीं करते, ठीक है। और एक्चुअली देखा जाए तो एजेंट भी एक तरह से आपकी ब्रांच ही है, लेकिन सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट पैन है, पर प्रिंसिपली बिजनेस कोर्स में आपकी ब्रांच ही रहती है, ठीक है, आपका एजेंट है। तो अब वो ट्रांजेक्शन वो कवर करना चाहते, वो क्या कहना चाहते हैं, सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, आई रिपीट, सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो आपका एक ध्यान एक वर्ड पे लाना चाहूंगा, एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब जैसे अगर आप जीएसटी में एजेंट की डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ पे अब देखो, ये जो एजेंट वगैरह की डेफिनेशन मैंने बाद में वैल्यूएशन में कवर की है, लेकिन एजेंट की डेफिनेशन देखोगे तो एजेंट की डेफिनेशन बहुत बड़ी डेफिनेशन है, उसमें सभी एजेंट आ जाते हैं, इंक्लूडिंग अर्तिया, ऑक्शनियर वगैरह सब एजेंट्स आ जाते हैं। हाँ, और इससे रिलेटेड एक सर्कुलर एक्सप्लेन कर दूंगा और बाद में जब हम सर्कुलर देखेंगे तो उसमें भी डिटेल में बता दूंगा। तो बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं, तो बिजनेस इंडस्ट्री में ये सवाल उठा कि क्या सभी एजेंट्स इसमें आ जाएंगे, यानी जब भी एक प्रिंसिपल सप्लाई करेगा थ्रू एजेंट तो क्या सभी एजेंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन आया, और ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। ये सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन कहता है कि नहीं 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 नहीं, पैरा 3 में ओके, जब भी आप एजेंट के थ्रू सेल करोगे तो हर सप्लाई गुड्स का जो है वो पैरा 3 के इसमें नहीं आएगा। ओके, कौन सा सप्लाई पैरा 3 में डीम सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आएगा। तो सीबीआईसी ने एक प्रिंसिपल दिया, और ये प्रिंसिपल दिया कि आगे वाला एजेंट क्या कर रहा है। तो अब देखो, ध्यान से सुनना,
जो एजेंट को आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो, सुनिए ध्यान से, पहला पॉइंट, जो एजेंट को आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो और वो एजेंट जो है आगे यहां पे, जैसा मैं ये बता दूं, यहां पे सप्लायर और यहां एजेंट, और आपने ये एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर किया, स्टॉक ट्रांसफर किया। अब ये एजेंट आगे कस्टमर को बेच रहा है, तो ये एजेंट क्या कर रहा है आगे, उसके बेस पे ये स्टॉक ट्रांसफर की लायबिलिटी आएगी। ये जो आपने विदाउट कंसिडरेशन, या मैं सिंपल वर्ड में कहूँ फ्री, तो इस पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, इसे सप्लाई कहा जाएगा कि नहीं आएगा, ये डिपेंड है कि एजेंट आगे क्या कर रहा है। अब समझ लो एजेंट जब आगे सप्लाई कर रहा है तो यहाँ दो बातें हो सकती है। ओके, पहली बात तो एजेंट जो है यहाँ पे प्रिंसिपल इनवॉइस इश्यू कर रहा है, यानी इनवॉइस ऑफ प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल का इनवॉइस इशू कर रहा है। अगर वो यहाँ पे प्रिंसिपल का इनवॉइस इशू कर रहा है तो ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं माना जाएगा, ये स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे एजेंट जो है प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही सप्लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ रूल 55 की चालान बन जाएगी। ओके, और रूल 55 के चालान में सप्लाई हो जाएगा। लेकिन एजेंट ने आगे प्रिंसिपल का इनवॉइस दिया, इसलिए ये इनवॉइस की जो वैल्यू होगी उसका टैक्स प्रिंसिपल भरेगा और उसके जीएसटीआर 1 में और यहाँ पे उसके 3B में बताएगा, यानी इसका पूरा टैक्स प्रिंसिपल भरेगा। और वो यहाँ पे इसका टीओएस भी तब माना जाएगा जब प्रिंसिपल इनवॉइस, सॉरी, जब एजेंट इनवॉइस इशू करेगा तब उसका टीओएस माना जाएगा, टैक्स भी प्रिंसिपल देगा, टैक्स भी प्रिंसिपल देगा। पर सिचुएशन टू है कि एजेंट जब आगे बेचता है तो एजेंट ओन इनवॉइस दे रहा है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एजेंट ओन इनवॉइस दे रहा है। यहां पे अगर एजेंट ओन इनवॉइस दे रहा है तो यहां पे अब दो बार टैक्स आ जाएगी। क्या? क्योंकि एजेंट ने खुद का इनवॉइस दिया, इसलिए इसका जीएसटी एजेंट देगा, इसका जीएसटी एजेंट देगा यहाँ पे, और अब एजेंट अपने जीएसटीआर 1 में बताएगा और 3B में बताएगा, तो इसका जीएसटी बेटा एजेंट देगा। दूसरी बात, ये स्टॉक ट्रांसफर अब इसको यहाँ पे ये जो विदाउट कंसिडरेशन है ये पैरा 3 में आ जाएगा। ओके, और या एंट्री 3 में आ जाएगा, और ये पैरा 3 में आ गया तो वो सिचुएशन में ये सप्लाई मान लिया जाएगा। और ये सप्लाई जो है मान लिया गया तो प्रिंसिपल को अब टैक्स एजेंट के इनवॉइस पे नहीं देना है, क्योंकि एजेंट ने अपना खुद का इनवॉइस दिया है, तो प्रिंसिपल को टैक्स ये स्टॉक का वैल्यूएशन होगा, और ये स्टॉक का वैल्यूएशन रूल 29 ऑफ सीजीएसटी रूल वैल्यूएशन उसके हिसाब से किया जाएगा। और ये जो स्टॉक का वैल्यूएशन है, ओके, यहाँ पे वो स्टॉक का वैल्यूएशन करके सप्लायर उसका टैक्स देगा, और इसके ऊपर जो जीएसटी लगा, इस जीएसटी का क्रेडिट ओके यहाँ एजेंट को मिल जाएगा। तो ये अपने जीएसटीआर 1 में अलग असेस करेगा, ये अपने जीएसटीआर 1 में अलग असेस करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो पूरा खेल जो है बेटा, ये खेल इस वर्ड पे है कि यहाँ पे इनवॉइस किसका, ओके, एजेंट क्या कर रहा है उसके बेस पर यहाँ पे पूरा खेल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हु अंडरटेक फर्दर सप्लाई, इसमें यह देखना बहुत जरूरी है कि, सॉरी बेटा जस्ट मिनट, तो सवाल यह है हमें डीम सप्लाई स्टॉक ट्रांसफर का फिक्स करना है, पर ये स्टॉक ट्रांसफर का डीम सप्लाई जो है गुड्स का, ये एजेंट क्या कर रहा है उसके बेस पर है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो पहला क्लॉज था, ये पहला क्लॉज जो बेटा सेलिंग एजेंट के लिए, सेम फॉर बाइंग एजेंट यानी वो एजेंट जो हमारे बिहाफ पे बाय कर रहा है। अगर जो एजेंट हमारे बिहाफ पे बाय कर रहा है तो वो ये जरूरी है कि वो जिससे खरीद रहा है उस इनवॉइस किसके नाम पे। अगर इनवॉइस डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम पे बाय किया हुआ है तो ऐसे केस में एजेंट जो गुड्स हमें सप्लाई करेगा वो पैरा 3 में नहीं आएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर एजेंट ने खुद के नाम का इनवॉइस लिया होगा बाय करते वक्त और उसने खुद का इनवॉइस हमें दिया होगा प्रिंसिपल को, तो फिर ये केस में एजेंट ने खुद के इनवॉइस में प्रिंसिपल को गुड्स दिया, ये केस में वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो यहाँ पे सेलिंग एजेंट एज वेल एज बाइंग एजेंट जो है इसमें मैंने यहाँ कवर किया है। तो चलो, ये दोनों पार्ट हमारे हुए। अब इसके साथ साथ एक डेल क्रेडिट एजेंट वाला सर्कुलर है, तो जब मैं सर्कुलर पढ़ा होगा तो डेल क्रेडिट एजेंट भी उसमें कवर कर लूंगा, स्पेशली उसमें जो इंटरेस्ट लगाया जाता है, क्योंकि डेल क्रेडिट एजेंट जो है यहाँ पे गारंटी देता है और उसका कुछ चार्जेस या इंटरेस्ट वो लेता है, तो वैल्यूएशन में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा वैल्यूएशन कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और आगे जो है हम यहाँ पे डेल क्रेडिट एजेंट का स्पेशल क्लैरिफिकेशन भी पढ़ेंगे। उसके बाद में लास्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। अब देखो यहां आपकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब भी सर्विस इंपोर्ट होगी, पॉइंट नंबर 1, यहां पे कंफ्यूजन नहीं, हाँ,
ओके, पॉइंट नंबर 1, यहां पे कोई आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्या कि इंपोर्ट सर्विस फॉर कंसिडरेशन है तो 7(1)(b ही लगेगा। वो किसी से भी लो, किसी से भी लो, फॉर कंसिडरेशन है तो 7(1)(b ही लगेगा। फिर वो रिलेटेड से लो, नॉन रिलेटेड से लो, 7(1)(b इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और 7(1)(b के हिसाब से वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन उसमें एक एग्जम्पशन भी है कि भाई गवर्नमेंट ने लिया, इंडिविजुअल ने लिया, नॉट फॉर बिजनेस, चैरिटेबल ट्रस्ट ने लिया चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए, तो फिर एग्जम्पशन दिए गए हैं। पर फॉर कंसिडरेशन है तो उधर। दूसरा थॉट, जब भी सर्विस इंपोर्ट होगी और फ्री है, जब भी सर्विस इंपोर्ट होगी और फ्री है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये आपका सेकंड थॉट होना चाहिए। डन, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, ये आपका सेकंड थॉट होना चाहिए। लेकिन अब थर्ड थॉट क्या है, जब भी सर्विस इंपोर्ट हो रही है, फ्री है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, जब भी सर्विस इंपोर्ट हो रही है, फ्री है और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फ्री इंपोर्ट सर्विस पे टैक्स एक ही केस में आ सकता है, अगर ये आपने रिलेटेड से ली या आपने ओन अपनी एस्टेब्लिशमेंट से ली जो इंडिया के बाहर है। यानी रिलेटेड पर्सन, जो ऊपर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन है, या अपने ही एस्टेब्लिशमेंट से ली जो आपकी ही ब्रांच है, और वो बिजनेस के लिए ली हो, सुनो, वो बिजनेस के लिए ली हो, तो ही फ्री इंपोर्ट सर्विस पे हम जीएसटी लगाएंगे। इन शॉर्ट, अगर आप इसको ऐसा ले कि फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है जब तक रिलेटेड से ना ली हो, जब तक ओन एस्टेब्लिशमेंट से ना ली हो, और वो जो ली है रिलेटेड ओन एस्टेब्लिशमेंट वो बिजनेस पर्पस के लिए हो, तब ही जीएसटी लाना, अदरवाइज जीएसटी मत लाना उसके ऊपर। तो ये पॉइंट समझ में आया। यहां मैंने चार्ट भी दिया है, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, ओके, यहां पे चार्ट भी दिया है। तो चलिए, तो ये हमने यहाँ पे शेड्यूल 1 जो है कंप्लीट किया। आपके जो डाउट्स है वो भी, डाउट्स वगैरह हो गए तो वो भी ले लेता हूँ। आपके डाउट्स है, चलो फटाफट, अब एक एक डाउट्स में यहाँ पे इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड विदाउट कंसिडरेशन, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो जीएसटी का लेना देना ही नहीं है भाई। करो आपको जो भी से क्या करना है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, क्योंकि ये तो पैरा 3 में आ ही जाएगा कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने सेल वगैरह किया वो सप्लाई माना ही नहीं जाता है। नेक्स्ट हिना का एक क्वेश्चन है, सेक्शन 7(1)(c इंक्लूड्स बिजनेस एसेट, सो बोथ इमूवेबल और मूवेबल, विच आर द बिजनेस एसेट? नहीं नहीं, जब भी आप बिजनेस असेट का वर्ड देखोगे तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड्स देखना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी अपना स्कोप नहीं बढ़ाएगा, वो गुड्स को ही कंसीडर करेगा। और पैरा 3 तो ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है कि वो तो क्लियर कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल पे एंड स्पेशली बिल्डिंग लैंड के सेल पे आपके ऊपर जीएसटी नहीं आता है। तो ऐसे केस में आपको मूवेबल के कॉन्टेक्स्ट में उसको पढ़ना पड़ेगा। रजत का एक सवाल है और ये है कि एम्प्लॉयर गिव्स अ गुड्स एज अ गिफ्ट on which GST rate in market 18%, रुपीज 80,000, देन जो जीएसटी लगता है वो किस रेट से चार्ज होगा? वो तो जो भी आपने गुड्स दिया होगा, गुड्स के लिए जो भी रेट होगा उससे से टैक्सेबल होगा बेटा। नेक्स्ट हिना का एक सवाल है और वो ये है, एजेंट अपने नेम पे इनवॉइस देगा, वो सप्लाई होगा? ये डिस्कस कर लिया। हाँ, बूस्टर में सब पूरा आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस बूस्टर में हमारा डिस्कस होगा बेटा। फिर तरुण का एक सवाल है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में बहुत कंफ्यूजन होता है। तरुण, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, अब समझा है क्या आपको? अगर समझा होगा तो प्लीज रिप्लाई करो बेटा, समझा होगा तो रिप्लाई करो। मैंने अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रणीत का एक क्वेश्चन है, सीटीपी और एनआरटीपी दोनों में जीएसटी इनवॉइस बनेगा क्या? यस, जीएसटी इनवॉइस सीटीपी और एनआरटीपी जब बेचेंगे बनेगा, और वो आए जीएसटी का। यानी जब आप वहाँ एग्जीबिशन के लिए जाओगे तो एग्जीबिशन में जो सप्लाई किया जाएगा, अब यहाँ पे क्लैरिटी आ गई है बेटा कि आईजीएसटी का इनवॉइस रहेगा। ओके, मैंने पहले कहीं कहा होगा आपको सीजीएसटी एसजीएसटी, नहीं, आईजीएसटी का इनवॉइस बनेगा, और आईजीएसटी के इनवॉइस जब आप बेचोगे तब होगा। उसके बाद में यहाँ पे चार्टर्ड बाबा का एक क्वेश्चन है, एजेंट अपना इनवॉइस देगा तो पेमेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल को जा सकता है क्या? अगर नहीं तो फिर वो फ्री सप्लाई कैसे हो सकता है? एजेंट तो सप्लाई नहीं, वो तो वो एजेंट जो है वहाँ पे एजेंसी बनेगा ना, एज अ प्योर एजेंट बन जाएगा, तो वो तो सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर करेगा ना बेटा।
आपको वो पैसा पैसा ये क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन है। और आपको एक बात बता दूं, अगर एजेंट अपना खुद का इनवॉइस इशू कर रहा है तो एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद में 17.5 में ब्लॉक है तो आईटीसी ही नहीं ले पाएंगे कभी भी। नहीं, ब्लॉक क्रेडिट है तो नहीं ले पाएंगे ना। चलिए, तो दोस्तों मैं आपसे सबसे पूछना चाहूंगा कि स्पीड इज ओके, हम स्लो करें या ये ओके लग रही है स्पीड? नहीं प्रथमेश, कैसा है, ये सप्लाई कंसेप्ट वगैरह आपके बहुत अच्छे से हुए हैं, तो मुझे अपने बूस्टर रिवीजन में ये मैनेज करके चलना है कि जो कंसेप्ट आपके अच्छे से हुए हैं वहाँ स्पीड लेना है, जो अच्छे से नहीं हुए हैं वहाँ मैं स्लो चलूँगा। तो यस, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्टेड है, प्लीज़ टेक रेगुलर इंग्लिश क्लासेस। एक सवाल आया है कि सर अलग अलग स्टेट में एग्जीबिशन हो गए तो आपको अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सीटीपी रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, अलग अलग स्टेट के अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। चलिए। कोई तो कह रहा है कि स्पीड स्लो है। बेटा ये चार्ट रिवीजन नहीं है, चार्ट रिवीजन में तो इससे ज़्यादा स्पीड होती है। चलिए दोस्तों, तो जहाँ तक हम, चलो फटाफट बताओ, सभी को स्पीड परफेक्ट लग रही है? चलिए, तो आपको एक बात बता दूं, बूस्टर रिवीजन में ऐसा मैनेज किया मैंने पूरा कोर्स कि जो कंसेप्ट मुझे पता है कि आपके बहुत अच्छे से हुए हैं, सप्लाई तो ये आप इंटर से पढ़ रहे हो भाई, तो वहाँ मैंने स्पीड रखी है। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये कंसेप्ट को मैंने थोड़ा और डिटेल में लेना चाहिए, तो वहाँ मैंने स्पीड को मैनेज किया है। दूसरा, बूस्टर रिवीजन आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपने, जैसा जो मैं कल चैप्टर यहाँ आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो अगर आप यहाँ पे रीड कर लेते हो, एक और लुक कर लेते हो आपके रेगुलर बुक से, आपके रेगुलर बुक से जैसे एक और लुक कर लो, और लुक करने के बाद अगर मेरा बूस्टर रिवीजन करोगे, जस्ट माइंड मैपिंग, पेज टर्न कर लो, हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, ये याद करो, तो आपको क्या होगा कि मेरा बूस्टर रिवीजन जो है वो आपको यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। और उसके साथ साथ क्वेश्चन है, आपको सिर्फ क्या करना है, कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका 1 घंटा पहले पढ़ लेना है, वो चैप्टर्स 1 घंटा पहले पढ़ लेना है, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा बूस्टर रिवीजन। तीसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि जो स्टूडेंट्स ये अप्रोच से बैठे कि पिछले 3-4 महीने में या साल भर से कुछ नहीं पढ़ा और डायरेक्ट बूस्टर रिवीजन कर रहे हैं, उनको स्पीड मेरी ज़्यादा लग सकती है। तो क्यों? क्योंकि माइंड को कनेक्ट होने को थोड़ा टाइम चाहिए और ये स्पीड के साथ टाइम चाहिए, तो इसलिए आप जो भी, जहाँ पे भी जो भी फैकल्टी के पास आपने क्लास लगाया है, तो उन्होंने जो पढ़ाया था एक जस्ट ओवरलुक कर लो, आप सब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाओ। तो वो सिचुएशन में यस, आप जो है यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का डिस्कशन।
आपने सेल्फ स्टडी भी किया होगा बेटा, तो सेल्फ स्टडी के केस में भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा और लुक कर लेना, और लुक करने के बाद आपको स्पीड बहुत ही नॉर्मल लगेगी। पर आप अगर 3-4 महीने बाद डायरेक्ट कनेक्ट हो गए तो आपको थोड़ा फास्ट तो लगेगा ही। ठीक है, बेटा इन बिटवीन ऐसे क्वेश्चन मत पूछो ना, मैंने पहले लेक्चर में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ऐसे इन बिटवीन टाइम क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ऐसा आप कभी भी ज्वाइन हो रहे हो, मेरा पहला लेक्चर देखो, पहले आधी घंटे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आगे का डिस्कशन। चलिए दोस्तों आ जाइए, अब हम आगे का डिस्कशन सेक्शन 7 to A पे करेंगे, सप्लाई एक्सक्लूड्स। अब ध्यान दीजिए, व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड सेक्शन 7 to A। इसमें 7 to A और सेक्शन 7 to B दो क्लॉजेस कवर होते हैं। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे 7 to A, सप्लाई क्या एक्सक्लूड करता है। शेड्यूल 3 के हिसाब से यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी है जो शेड्यूल 3 में दी है वो कभी भी सप्लाई नहीं माने जाएगी, और इसको आपको एक ओवरराइडिंग इफेक्ट लेना है। सुनो ध्यान से, इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट लेना है। मतलब अगर शेड्यूल 3 में कह दिया उन्होंने कि सप्लाई नहीं, मतलब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे सर कंसिडरेशन आएगा, नहीं। अरे सर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, नहीं। ओके, उन्होंने कह दिया सप्लाई नहीं मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय, ख्याल रहे। ओके, वो स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। तो कुछ वर्ड पे इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, कुछ वर्ड पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये जो एक्सक्लूड कर रहे हैं वो एक्सक्लूड कर रहे हैं एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी। ओके, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी, और वो जो सर्विसेज दी इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट दी, तो जो भी एम्प्लॉय को कंसिडरेशन मिलेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। मतलब एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉय को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट परक्विजिट्स मिल रहे हैं, यानी फ्री गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। फिर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके, एम्प्लॉयर से कैंटीन सर्विस, कैब सर्विस, बट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। चलिए अब मैं आपका ध्यान दो वर्ड पे लाना चाहूंगा, वो है इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। ये इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, उनमें उनका कहना क्या है? इनका कहना है यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ मतलब आपको सैलरी और वेजेस मिल रहे हैं इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परक्विजिट मिल रहे हैं इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं। कभी कभी कुछ पैसा आपको इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, पर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है तो वो भी जीएसटी के बाहर रखा जाएगा और उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों। चलिए अब थोड़ा मैं यहाँ पे 2-3 चीजें लेना चाहूंगा। पहले कंपेंसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अब ये कंपेंसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन क्या है? ये जो है यहाँ पे बहुत सी बार एम्प्लॉय के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि चलो वैसे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल का है, बॉन्ड 3 साल का है, लेकिन अगर आपको 3 साल में कभी भी पहले टर्मिनेट कर दिया जाए, हो सकता है ना, अब कोविड के पीरियड में ऐसा हुआ कि भाई काम नहीं था या ऑर्डर्स नहीं आ रही थी तो एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया, बहुत सारी प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया। ओके, 1.5 साल बाद 2 साल बाद ही टर्मिनेट कर दिया गया। तो बहुत सी सॉफ्टवेयर कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनी जब प्री मैच्योर एम्प्लॉय का टर्मिनेशन करती है तो उनको यहाँ पे कुछ कंपेंसेशन देती है।
अब समझ लो मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मुझे 1.5 साल में ही टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था। अब मुझे अगर 1.5 साल में टर्मिनेट कर दिया गया तो वो सिचुएशन में यहाँ पे मुझे 3 महीने की सैलरी लमसम दी, मैंने कंपेंसेशन दिया, सैलरी नहीं, कंपेंसेशन दिया 3 महीने के सैलरी का। समझ लो 3 महीने की सैलरी मेरी 3 लाख रुपए उन्होंने कंपेंसेट करके दे दिया। अब सवाल ये है कि जो मुझे पैसा मिला, ख्याल रहे जीएसटी में जिसको पैसा मिलता है वो ऑलवेज सप्लायर होता है, क्योंकि पैसा ही आपके सप्लाई का मिला। मैं अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा था, मुझे जहां तक है कंपेंसेशन मिला। बात अब सैलरी और वेजेस की नहीं है, बात है कि इसके अकाउंट में जो 3 लाख रुपए कंपेंसेशन आए, तो क्या वो कंपेंसेशन सर्विस की डेफिनेशन में आएंगे, क्योंकि सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो वो कंपेंसेशन अमाउंट जो मिला क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा? तो यहाँ पे ये बात सीबीआईसी ने क्लैरिफाई की कि नहीं, प्री मैच्योर टर्मिनेशन जो उसे मिला वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट मिला, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हुआ था कि अगर हम प्री मैच्योर टर्मिनेशन देते हैं तो वो सिचुएशन में आपके ऊपर आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा, मतलब वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है, और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट उसको ये मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। दूसरा, परक्विजिट्स, बहुत सारे परक्विजिट्स आपको मिलते हैं और वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है, यानी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों। तो ये था कंपेंसेशन फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। नेक्स्ट, नॉन कॉम्पीट फीस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर। ध्यान से सुनिएगा, नॉन कॉम्पीट फीस। अब ये नॉन कॉम्पीट फीस क्या है? समझ लो मेरा एक एम्प्लॉय है, ध्यान सुनना, मेरा एक एम्प्लॉय और वो छोड़ के जा रहा है, पर मुझे डर है कि ये जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है ये मेरे कॉम्पिटिटर को ज्वाइन कर लेगा, ओके, या फिर ये सेक्टर में किसी और को ज्वाइन कर लेगा। अब इसने तो मेरे लिए जो है बहुत काम किया है और किसी और को ज्वाइन कर लेगा तो मेरे उस पिछले 4 साल 5 साल मेरे साथ साथ मेरी सभी स्किल जो है वो किसी दूसरे को दे देगा। तो मैंने उसको बुलाया कि देख भाई, तेरा बॉन्ड खत्म हो गया, हमारा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है, लेकिन मैं तुझे कुछ पैसा देता हूँ। और पैसा किस बात का? तो मैं भाई, तू किसी और को ज्वाइन नहीं करेगा, उसके लिए तुझे यहाँ पे नॉन कॉम्पिट फीस मैं 50 लाख देता हूँ। तो अब देखो, आप मेरे पे ध्यान मत देना, एम्प्लॉय पे ध्यान देना, उसको 50 लाख कुछ ना करने का मिला। अब सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, कुछ ना करने का भी पैसा अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो यहाँ पे यस वो भी सर्विस मानी जाएगी। सवाल ये है कि जो उसको 50 लाख मिला, क्या वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है, आई रिपीट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है? तो यहां पे अगेन क्लैरिफिकेशन है कि नहीं, ये नॉन कॉम्पिट फीस जो आपने 50 लाख दिए एम्प्लॉय को, वो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो नेचर आप देखोगे, कॉन्ट्रैक्ट तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया था, आपने कुछ ना करने का एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो कुछ ना करने का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो यहाँ पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और वो एम्प्लॉय जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा और एम्प्लॉयर को वो जीएसटी पास ऑन भी करेगा। इन सिंपल वर्ड, उस पर जीएसटी लगेगा। अगर कोई ये कहता है कि सर वो जो नॉन कॉम्पिट फीस है उसका क्लॉज हमने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रख दिया, तो अब सुनिए, आपने जबरदस्ती कुछ भी कर लिया तो गवर्नमेंट मान लेगी, ऐसा नहीं है भाई। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती रख दिया, ओके, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती रख लिया, तो भी आपने कुछ भी कर लिया तो भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट मान लेगी। वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर जीएसटी यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट, अब बहुत सी बार सर हमने कोई लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं किया, कैजुअल डेली बेसिस पे वेजेस देते हैं हम और वर्कर आते हैं, सो जो डेली बेसिस पे वेजेस दी जा रही है, ओके, यहाँ पे कैजुअल अपॉइंट करके, तो वो वेजेस भी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी क्या? यस बेटा, वो वेजेस भी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी। हेलो, आवाज सबको क्लियर आ रही है बेटा? यस और नो, आवाज क्लियर आ रही है सबको कि बढ़ाना है थोड़ी बहुत? नालायक को रिप्लाई तो दो। चलिए, चलिए दोस्तों, अब ये तो हमने यहां पे क्लॉजेस देखे। एक अभी एक क्लैरिफिकेशन है डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। इस पे मैं डिटेल डिस्कशन जब मैं सीबीआईसी की सर्कुलर डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं लूंगा ही।
पर एक बात मैं यहाँ पे जस्ट रेफरेंस लेना चाहता हूँ, और एक सर्कुलर आया था कि डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन का क्या। सबसे पहले तो आपको ये कह दूं कि ये डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टर को आप जो पे कर रहे हो वो इनकम टैक्स में कैसे ट्रीट कर रहे हो। यानी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के लिए जीएसटी ने इनकम टैक्स का हेल्प लिया है। अगर उसका टीडीएस कट रहा है, ध्यान सुनिएगा, और वो टीडीएस जब डायरेक्टर को पे कर रहे हो, और डायरेक्टर को पे करते वक्त आप टीडीएस जो है एज अ सैलरी का टीडीएस काट रहे हो, आई रिपीट एज अ सैलरी का टीडीएस काट रहे हो, तो वो केस में वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। और वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानने की वजह से डायरेक्टर को जो पैसा मिला उसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने टीडीएस एज अ सैलरी नहीं काटा, एज अ प्रोफेशनल फीस या अदर कॉन्ट्रैक्ट फीस में आपने टीडीएस काटा गया, तो फिर वो सर्विस मानी जाएगी। और डायरेक्टर ने अगर सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी को दिया तो वो सिचुएशन में रिवर्स चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी पे रिवर्स लायबिलिटी आएगी। तो वो एक सर्कुलर जो था वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटी जो शेड्यूल 3 में कवर की और वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वो है कोर्ट और ट्रिब्यूनल की फीस। इंडिया में जितने भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल है जो यहाँ पे फीस चार्ज करते हैं वो यहाँ सप्लाई बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। यहाँ उन्होंने कोर्ट और ट्रिब्यूनल की इंटीग्रिटी रखी है, उनका डिग्निटी रखा हुआ है, इसलिए वो कभी भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक बात इसके साथ और एक्सप्लेन करना चाहूंगा और वो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये कोर्ट नहीं माने जाते हैं, ये आर्बिट्रेटर एक सेपरेट आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत प्राइवेट बॉडी मानी जाती है जिसके डिसीजन को लीगल बाइंडिंग है। लेकिन आर्बिट्रेशन यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये सेपरेट बॉडी है। इसलिए अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई सर्विसेज देता है बिजनेस एंटिटी को तो वो सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। वो यहाँ पे पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 3 में कवर नहीं होगा। और अगर आपको याद होगा तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज में बताइए किसके ऊपर जीएसटी आता है, रिवर्स चार्ज में जीएसटी यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहां पे अगर हम दे तीसरा, ओके, थर्ड पैरा क्या कहता है? थर्ड पैरा ये कहता है कि फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज और मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटी, यानी एमपी, एमएलए या मेयर या फिर यहाँ पे पंचायत के मेंबर्स है, ये जो है वो जो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जीत के आया है, गवर्नमेंट ने इंडियन पब्लिक ने चुन के दिया है, तो उस ऑफिस होल्ड करने के लिए जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी वो फंक्शंस करते हैं, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ओके, वो तो पब्लिक के लिए मिल रहा है, पब्लिक सर्विसेज के लिए मिलता है, वो बात अलग है कि बहुत कुछ खा लिया जाता है, बहुत कुछ गायब हो जाता है, वो ठीक है, वो हमारा पार्ट नहीं है डिस्कशन का। तो उनकी सर्विसेज जो है ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट बेटा, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परस्यूएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे गवर्नर की पोस्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे किसी को अपॉइंट किया जाता है जिसको ऑनररी अमाउंट दिया जाता है। तो अगर किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अपॉइंट किया गया और उनको ऑनररी अमाउंट दिया जा रहा है तो वो केस में उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट सी, ड्यूटीज परफॉर्म बाय any person as a chairperson or member of director in a body established by central government or state government or local authority। समझ लो कोई ऐसी बॉडी जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, ओके, या लोकल अथॉरिटी ने बनाई है। एग्जाम्पल लो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट कमिटी और रूरल डेवलपमेंट बोर्ड, ये बॉडी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। और ये जो बॉडी गवर्नमेंट ने बनाई है इसमें कुछ बोर्ड पे या कमेटी में कुछ प्राइवेट मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते ही है, साथ साथ में प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं जो वहाँ के लोकल फेमस लोग होते हैं, वो भी होते हैं। और उनको एज अ चेयरपर्सन, एज अ मेंबर, एज अ डायरेक्टरशिप अगर उनको दिया जा रहा है जिसके लिए उनको एक ऑनररी अमाउंट पे किया जाता है, तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बॉडी पे अगर किसी को भी अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन, एज अ मेंबर, एज अ डायरेक्टर जिसको ऑनररी अमाउंट दिया जा रहा है, तो वो सिचुएशन में यहां जो है यस वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट
सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। मतलब क्या, गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई भाई अब जा रहा है, ओके, उसने अपनी जिंदगी जी लिया है और जा रहा है, तो जाते वक्त उसके ऊपर जीएसटी का बर्डन ना हो, इसलिए फ्यूनरल करते वक्त जो भी आपने यहाँ पे सर्विसेज ली, ओके, या जो ब्यूरल करते वक्त जो भी वहाँ पे सर्विसेज ली, भाई फ्यूनरल करते वक्त लकड़ी का सर्विसेज है, जो आप यहाँ पे शमशान में जा रहे हो तो जो भी लकड़ी की सर्विसेज है, या जो भी वहाँ अथॉरिटी है उनकी सर्विसेज ली, वो उनकी सर्विसेज पे जीएसटी कभी नहीं आएगा। या ब्यूरल या क्रीमेटोरियम और मॉर्चरी सर्विसेज जो वहाँ ली जाती है उनके ऊपर जीएसटी कभी नहीं आएगा। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, भाई घर से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो आपने जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली उस पर भी जीएसटी कभी नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम यहां पे ले तो सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी पैरा शेड्यूल सेल ऑफ बिल्डिंग। अब मैं आपको एक बात डिस्कस करना चाहूंगा, और वो क्या, अगर आपको पता हो तो गुड्स यानी क्या, बड़ा अच्छा एनालिसिस है और इंटरप्रिटेशन आपको कैसे लेना है। देखो यहाँ पे गुड्स यानी क्या, गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और सेकंड सर्विस यानी क्या, अगर सर्विस आप देखते हो तो सर्विस मतलब एनीथिंग, एनीथिंग अदर देन गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स, इसे सर्विस माना जाएगा। अब एनीथिंग अदर देन गुड्स, अगर आप इसका बहुत क्लीन और क्लियर मीनिंग लेते हो तो एनीथिंग अदर देन गुड्स में यहाँ पे जो मूवेबल नहीं है, जो मूवेबल नहीं है वो मूवेबल छोड़ के बाकी सब जो है वो सर्विस में आ जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी लिटरल मीनिंग में जाए तो यस वो सर्विस मानी जाती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो सर्विस मानी जाती है क्योंकि सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स, फिर क्यों ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो सर्विस माना जाएगा क्योंकि एनीथिंग अदर देन गुड्स बोला है। अब हम अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस देखें तो यहां पे हम लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बिल्डिंग, सॉरी बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी मैं तीन इसमें डिवाइड करता हूं, लैंड, बिल्डिंग और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो क्या कहते हैं यहां पे, ध्यान से सुनिएगा, लैंड, बिल्डिंग और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी क्या, भाई कोई फिक्स मशीन है, फिक्स टावर है, स्टोरेज टैंक है, यहाँ पे जो ऐसा कुछ कोई भी अदर चीजें जो फिक्स है, कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, मोबाइल टावर्स है, कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसे जो है यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे शेड्यूल 3 में कह रहे हैं, शेड्यूल 3 जो सप्लाई के बाहर है, शेड्यूल 3 में कह रहे हैं कि सेल, सेल स्पेसिफिकली वो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग करते हो तो वो सप्लाई नहीं माना जाता है। तो उन्होंने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की बात की, मतलब अगर लैंड एंड बिल्डिंग का सेल होता है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। देखो बेटा यहाँ पे अब मैं देखो स्लो हो गया, मुझे पता है कि कहाँ मुझे स्लो होना है, कहाँ मुझे फास्ट होना है। पूरा रिवीजन ऐसा नहीं चलेगा कि मैं फास्ट चल रहा हूँ, ओके, मुझे कहाँ आपका फोकस लाना है, कहाँ सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ स्लो होना है, कहाँ आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ये मेरे पे छोड़ो। हमारा ये जो 65 to 70 आवर्स का डिस्कशन बहुत अच्छा होगा और आप रियली बहुत एंजॉय करोगे, ठीक है। ठीक है, ये तो ये सेल जो है, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। फिर एक सवाल आ जाता है, शेड्यूल 3 में तो सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग कवर किया हुआ है,
तो बाकी अगर अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, भाई अगर बीएसएनएल ने टावर सेल कर दिए जियो को, सभी इमूवेबल टावर्स, तो क्या अदर सप्लाई जो है, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनका अगर सेल होता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो सप्लाई माना जाएगा? यस। ओके, ये जो है यहां पे ये सिचुएशन में ये सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। अभी तो फिलहाल ये इंटरप्रिटेशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को एक्सक्लूड किया है। वही अगर इंटेंडेड फॉर सेल है, इंटेंडेड फॉर सेल है, अब ध्यान सुनिएगा, इंटेंडेड फॉर सेल मतलब भाई आपने बुकिंग करवा ली पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2। इंटेंडेड फॉर सेल मतलब आपने एडवांस बुकिंग करवा ली और एडवांस बुकिंग में आपने बिल्डिंग बेचा। अगर एडवांस बुकिंग में आपने बिल्डिंग बेचा, वो लैंड के बारे में तो बात ही नहीं करते, लेकिन एक बिल्डर है और बिल्डर एडवांस बुकिंग में वो फ्लैट बना के दे रहा है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना के दे रहा है, तो वो सप्लाई बोला जाएगा, वो सप्लाई बोला जाएगा। तो उन्होंने स्पेसिफिकली वो उसको एक्सक्लूड किया, उसे सप्लाई कहा जाएगा इंटेंडेड फॉर सेल। मतलब रेडी बिल्डिंग सेल किया तो नॉट अ सप्लाई, लेकिन इंटेंडेड फॉर सेल है तो वो सप्लाई बोला जाएगा। या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग और इंटेंडेड फॉर सेल होगा तो वो भी सप्लाई यहाँ पे बोला जाएगा। तो ये स्पेसिफिक डिस्कशन हमारा सेल और इंटेंडेड फॉर सेल के लिए है। लेकिन अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिर्फ सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अदर कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, जैसे लीज हो गया, लीज हो गया, रेंट हो गया, लाइसेंसेस हो गए, या अदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स दिए आपने, डेवलपमेंट राइट्स दिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के, जो अदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो अदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लैंड के हो, बिल्डिंग के हो या अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी के हो, वो सप्लाई माने जाएंगे। और वो सप्लाई किसके माने जाएंगे? तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे, सर्विस के सप्लाई माने जाएंगे। ये शेड्यूल 2 भी आगे क्लियर कर देता है। तो बेटा बस मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसमें वो जो एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो वो एक्सक्लूड कर रहे हैं वो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल को कवर किया जा रहा है, और वो भी स्पेसिफिकली लैंड और वो भी स्पेसिफिकली बिल्डिंग। लेकिन वो बिल्डिंग जो रेडी है, जो बिल्डिंग रेडी नहीं है, ओके, अब क्लॉज बी पैरा 5 के हिसाब से इंटेंडेड फॉर सेल है, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ के अदर कोई अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान सुनना, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके सेल कॉन्ट्रैक्ट भी जीएसटी के स्कोप में आ जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में यहां पे सेकंड वो क्या कहते हैं, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। अब एक्शनेबल क्लेम जो है अदर देन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग, इसमें वो जो यहां पे सभी एक्शनेबल, इवन दो एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं, कम ऑन ध्यान सुनना, इवन दो एक्शनेबल क्लेम गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं बेटा, लेकिन वो ओनली लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग पे ही जीएसटी लगाना चाहते हैं। एक्शनेबल क्लेम ये छोड़ के, जैसे प्रॉमिसरी नोट हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, या इसके अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, ओनली लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग पे जीएसटी आएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमने यहाँ पे 6 पैराग्राफ देखे। इसकी मेमोरी टेक्निक मैंने आपको बना के दी थी। अगर आपको इसकी मेमोरी टेक्निक याद होगी तो कैसे याद रखना, वैसे एक साथ तो आपको कभी नहीं पूछे जाएंगे कि भाई एक्सप्लेन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ शेड्यूल 3, ओके, कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको अगर ये याद रखना है तो ये पैरास कैसे याद रखना है। तो पहला, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ। सुनो, एक स्टोरी बनाते हैं, जिस ये स्टोरी से लिख लेना, ये स्टोरी अगर आपको लिखना होगा तो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, ये स्टोरी लाइन है, दोनों कोर्ट में गए, झगड़ा होने के बाद कोर्ट में चले गए। तो यहाँ पे ये जो है बेटा, यहाँ कोर्ट कवर हो गया, कोर्ट में केस चालू थी, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, जिसमें 3 एंट्रीज हमने देखा। पर एमपी एमएलए ने कहा ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट के बीच में हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप हमारी सिफारिश लेके कोर्ट हमारी सिफारिश पे डिसीजन थोड़ी देगा। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि कोर्ट का डिसीजन आने के पहले हमारा 20 साल 25 साल लग जाते हैं और हम तो चले भी जाते हैं। तो कोर्ट का डिसीजन आने के पहले चल बसे, फ्यूनरल ब्यूरल चल बसे। बाद में जब डिसीजन बाद में पता चला, मतलब कोर्ट का डिसीजन आने के पहले चल बसे। ये झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था, ये झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था। जो लैंड एंड बिल्डिंग
लॉटरी बेटिंग में जीती गई थी, जो लैंड एंड बिल्डिंग लॉटरी बेटिंग में जीती गई थी। तो ये स्टोरी एक बार फिर से, और ये स्टोरी से आपको याद हो जाएगा। यस, अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी में माइंस, ऑयल वेल्स, ये भी आता है, ये भी आता है, बिल्कुल सही। वो बाद में बताओगा बेटा, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी जब मैं पैरा 5 बताऊंगा। ये स्टोरी समझ लो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, उसके बाद में एमपी एमएलए की सिफारिश ली, उन्हें कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये स्टोरी लाइन पे आपको एंट्री ज्यादा आएगी। रिजल्ट आने के पहले चल बसे, पता चला ये झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था यहाँ पे, और वो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में जीती गई थी, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में जीती गई थी। क्लियर? यस और नो? चलो अब बेटा नेक्स्ट दो एंट्री समझ लो। 7 नंबर का एंट्री, ये 7 नंबर का एंट्री क्या कहता है? सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने, ये कोई बंदा है, इसने यूएस से गुड्स खरीदा है और यूएस से डायरेक्ट जापान को ये सप्लाई कर रहा है। इंडिया का बंदा है और यूएस से डायरेक्ट गुड्स जापान को जा रहा है, जापान को जा रहा है यूएस से, लेकिन ट्रांजैक्शन इंडिया के थ्रू हुआ है। मतलब इसने परचेस किया, पेमेंट कर दिया और जापान के पार्टी को सेल कर दिया, जापान के पार्टी को सेल कर दिया। अब देखो, इस बंदे का इंडिया में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि बंदा तो इंडिया का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल, ये सेल जो है यहाँ रिकॉर्ड होगी, सेल रिकॉर्ड होगी, जो भी सेल है वो रिकॉर्ड की जाएगी। और नेक्स्ट जो भी परचेस है, ये परचेस भी रिकॉर्ड की जाएगी उसके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये सेल रिकॉर्ड होगी और ये परचेस रिकॉर्ड होगी। इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बुक्स में तो रिकॉर्ड हो रहा है, और सेल यानी ये सप्लाई भी रिकॉर्ड हो रहा है, सप्लाई भी रिकॉर्ड हो रहा है फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, ओके, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सब चीजें फुलफिल हो रही है। सर सब चीजें फुलफिल हो रही है तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई गुड्स, आई रिपीट, अगर कोई गुड्स डायरेक्टली सप्लाई हो जाता है, अगर कोई गुड्स डायरेक्टली सप्लाई हो जाता है ओके टू जापान, और वो इंडिया में एंटर नहीं हो रहा है, इंडिया में एंटर नहीं हो रहा है, ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जा रहा है, और वो इंडिया में नॉट एंटरिंग इनटू इंडिया, नॉट एंटरिंग इनटू इंडिया। बेटा अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो खिचड़ी बुक मैंने जो बोला था वो जरूर बनाए, आप भी लिखते जाए, ऐसा लिखे कि आपको भी ना समझे। आपका एक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे मैं आपको याद दिला दूंगा खिचड़ी बुक, तो मेरे साथ लिखते जाना। तो नॉट एंटरिंग इनटू इंडिया होता है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो सप्लाई होगा बेटा, ये सप्लाई पे जीएसटी, ये सप्लाई नहीं माना जाएगा शेड्यूल 3 के हिसाब से, और इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इसका मतलब जब आप ऑडिट करते हो और कोई ये ऑडिट वाला बंदा सेल बता रहा है यहाँ पे 50 करोड़ का, तो 50 करोड़ ये जरूर देखना, इसमें से 3 करोड़ ऐसा सेल है जो बाहर के बाहर हुआ, तो उसने ये 3 करोड़ पे जीएसटी नहीं दिया होगा, आपके ऑडिट रिकंसिलिएशन में आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारी ये एंट्री। और एंट्री नंबर 7 क्या कहती है? ये हमने कहा कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई होता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में पैरा 8, पैरा 8 क्या कहता है? पैरा 8 कहता है सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। चलिए ओके, वेयरहाउस गुड्स की अगर हम बात करें तो ये वेयरहाउस गुड्स यानी क्या? कस्टम्स लॉ के हिसाब से, चलिए ये प्रोविजन को आपको एक्सप्लेन करूंगा। खिचड़ी बुक मेरे साथ लिखना। जो भी स्टूडेंट मेरे साथ अपनी खिचड़ी बुक में लिखेगा उसको बहुत 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 फायदा होगा। देखो आप फाइनल लेवल पे हो, मैच्योर्ड हो, ये भी मानता हूं कि टीचर की सुनते नहीं हो, लेकिन सुन लोगे तो नुकसान नहीं होगा। अगर आपको पास होना है तो यस, टीचर की कुछ बातें आपने सुन लेना चाहिए। ठीक है, तो अपनी खिचड़ी बुक में हम बात करेंगे। समझ लो कोई इंडिया का इंपोर्टर है और ये इंपोर्टर ओके यूएस से इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, ओके यूएस से इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है। चलो इसने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद इसने वेयरहाउस में रख दिया, गुड्स को वेयरहाउस में रख दिया। अब कस्टम लॉ के हिसाब से आप विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ध्यान से सुनिएगा, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी गुड्स वेयरहाउस में रख सकते हो। तो मैंने वेयरहाउस में गुड्स को रख दिया। ओके, अब यहाँ पे ये इंपोर्टर ने किसी अनादर बंदे को यहाँ पे सेल कर दिया। समझ लो बायर B1 है और बायर B1 को सेल कर दिया।
अब बायर B1 को सेल कर दिया, जिसको हम वेयर हाउस सेल करते हैं कहते हैं। ओके, इसको हम वेयर हाउस सेल कहते हैं। ऐसा लिखो आपकी खिचड़ी बुक में कि आपको भी नहीं समझना चाहिए, आपका पूरा ध्यान मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना और पूरा ध्यान कंसेप्ट पे होना चाहिए। सभी लिख रहे हैं ना, जोर से बोलो। ओके, अभी मैं 2 मिनट रुकता हूं, मैं सबसे आंसर चाहूंगा। ओके, और जो आंसर नहीं देखना, देखना बेटा पास होना है तो आंसर है। देखो टीचर की बातें और टीचर की दुआ बहुत काम आती है। पास होना है ना आपको, तो मुझे जवाब दीजिए, लिख रहे कि नहीं लिख रहे? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, लिख रहे कि नहीं लिख रहे? जो भी मेरे से कनेक्टेड है, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? हाँ, ये हुई ना बात। यस सर, ये ना, ये चैनल पे ये स्टूडेंट बहुत स्लो है। वी स्मार्ट एकेडमी के चैनल पे जो जुड़े हैं जवाब ही नहीं दे रहे। यस सर, ये हुआ ना। हाँ, ऐसा लिखो कि आपको भी नहीं समझ में आना चाहिए। ऐसा लिखो, बस मैं आपका इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं। देखिए, अब ये जो आप वेयर हाउस से लो गई है, इतने लोग कनेक्टेड है, जब आप कुछ ही दे रहे हैं, नालायक को पास होना है ना। सर धमकी दे रहे हो? हाँ धमकी दे रहा हूं। सीख रहे हो मेरे से, नॉलेज ले रहे हो तो धमकी दे रहा हूं। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। तो चलिए, अब यहां पे जहां तक देखा जाए तो कस्टम लॉ के हिसाब से, इवन दो पहले वाले बंदे ने, ये पहले वाला जो बंदा है इसने बेसिकली इंपोर्ट किया हो, लेकिन कस्टम लॉ के हिसाब से जब गुड्स वेयरहाउस से क्लियर करने जाएगा तो B1 क्लियर करेगा, और B1 उसका एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। तो उसका एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री B1 फाइल करेगा और इंपोर्टर B1 को माना जाएगा। तो इस ये गुड्स पे B1 को कस्टम लॉ के हिसाब से BCD देना है। ओके, और ACD 37 भी देना है। ACD 37 और 39 होगा तो 39 भी देना है। तो अब B1 तो ACD 31 इक्वल्स टू IGST दे ही रहा है बेटा। अब देखो सवाल B1 का नहीं है, सवाल इस इंपोर्टर का है। इस इंपोर्टर का सवाल है। इस इंपोर्टर के बुक्स में परचेस और ये हुई सेल, इसके बुक्स में, इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे सेल भी बताई जाएगी, वेयरहाउस गुड्स की सेल भी बताई जाएगी, वेयरहाउस गुड्स की परचेस भी बताई जाएगी। अगर हाँ ये सप्लाई है, सेक्शन 7A की सभी कंडीशन फुलफिल करता है, सेल है, मेड और अग्रीड टू बी मेड है, फॉर कंसिडरेशन है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, सभी चीजें ये फुलफिल करता है। पर दोस्तों मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर ये सेल पे IGST लगा दिया जाए, ये सेल पे यहाँ पे IGST, CGST, SGST जो भी है, सॉरी IGST नहीं बोलूंगा क्योंकि इंडिया में हुआ ट्रांजेक्शन, इसलिए इसके ऊपर CGST और SGST लगा दिया जाए, तो ये केस में B1 पे 2 बार बर्डन आ जाएगा। 2 बार कैसे? कि ये बंदे ने भी GST लगा दिया उसी ट्रांजैक्शन पे, और मैं जब क्लियर करने जाऊंगा तो मैं भी IGST दूंगा ACD 37 के फॉर्म में, तो ये 2 बार GST उसके ऊपर लग जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, सभी 7(1)(a) के हिसाब से क्यों ना ये सप्लाई हो, लेकिन यहाँ पे ये शेड्यूल 3 में हम इसको सप्लाई के बाहर कर रहे हैं और इसके ऊपर GST नहीं लगाया जाएगा अगर बिफोर क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस ये सप्लाई किया जा रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद में बेटा ओके वो क्या कहते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री में 8B में क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स आफ्टर गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अब बेटा ये भी ऐसा ही है जिसको हम हाई सी सेल कहते हैं। हाई सी सेल मतलब क्या, समझ लो इंडिया में और ये US है। ओके, तो ये है पोर्ट ऑफ ओरिजिन, ये है पोर्ट ऑफ ओरिजिन, पोर्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ पे जो है ओके गुड्स यहाँ से निकल चुका है, गुड्स यहाँ से निकल चुका है, ओके कंसाइनमेंट। लेकिन जब गुड्स हाई सी पे था, ध्यान सुनिए, हाई सी पे था
मतलब बहुत बड़े सी पे था, जिसको हाई सी सेल कहते हैं। ठीक है, जब हाई सी पे तो पहले इंपोर्टर, इसने इंपोर्ट किया था, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और इसने जो है B1 को दे दिया, हाई सी सेल कर दी, हाई सी सेल कर दी। यानी इंडिया में आने के पहले, इंडिया से क्लियर होने के पहले, जब वो पोर्ट ऑफ ओरिजिन से निकल गया तो हाई सी सेल हो गया। अब ये B1 जो है गुड्स क्लियर करेगा, तो बिफोर क्लियरेंस ये सेल हो जाता है। तो ऐसे केस में नो डाउट ये B3 देगा और ये SCD37 भी देगा। ओके, यानी वो तो IGST दे ही रहा है, IGST दे ही रहा है। तो बट सवाल है इसका, इसके बुक्स में तो ये सेल हो गया, ये सेल हो गया और ये परचेस हो गया। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि ये सेल जो है, इवन दो सेल हुआ, पर ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, और कि ये सप्लाई नहीं माना जाएगा और शेड्यूल 3 के बाहर रहेगा। मतलब ऐसे 3 ट्रांजेक्शन जो अक्रॉस बॉर्डर होते हैं, जो अक्रॉस बॉर्डर होते हैं, एक बाहर के बाहर सप्लाई हुआ वो जीएसटी में नहीं आएगा, वेयरहाउस से क्लियर होने के पहले सप्लाई हुआ वो जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगा, और क्लियरेंस के पहले सप्लाई हुआ तो वो जीएसटी में नहीं आएगा। ओके, तो ये जो हाई सी सेल होगा, हाई सी सेल पे जीएसटी में नहीं आएगा। तो चलो, आपने ऐसी खिचड़ी बुक बनाई होगी, तो ये जो हमने देखा यहां पे, यस, ओके, ऐसी टोटल 8 एंट्रीज हमने देखी है। ओके, तो एक बार फिर से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में गए, एमपी एमएलए की सिफारिश ली, कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट आने के पहले, कोर्ट का डिसीजन आने के पहले चल बसे, पता चला झगड़ा लैंड एंड बिल्डिंग का था, जो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग में जीती गई थी। लेकिन ये लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग इंडिया में अलाउड नहीं थी, ये बाहर के बाहर खेली गई थी, और झगड़ा इंडिया में क्लियरेंस के पहले हुआ। ओके, यानी इंडिया में आने के पहले ये झगड़ा हो गया था। ठीक है, तो ये आपने जो है मेमोरी टेक्निक बना लेना। अब सेक्शन 7(2)(b यहाँ पे ले लेता हूँ। चलो, कमन कमन कमन, रेडी हो आप? चलिए, तो अब हम सेक्शन 7(2)(b भी ले लेते हैं। सेक्शन 7(2)(b क्या कहता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की होगी, ध्यान सुनिएगा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की होगी, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, तो वो जो एक्टिविटीज है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा वो कभी भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो क्लॉज बी में गवर्नमेंट ने 2 एक्टिविटीज नोटिफाई की है, ये एक नोटिफिकेशन, ओके, ये एक नोटिफिकेशन है, ये एक नोटिफिकेशन है, 2 एक्टिविटी नोटिफाई की है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243W, जो यहाँ पे पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटीज के जो यहाँ फंक्शंस है, वो अगर कोई प्राइवेट बॉडी करके देता है, मतलब जो पंचायत के फंक्शंस है, जो म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस है, जो ये 2 आर्टिकल में डिफाइन किए गए हैं, कोई प्राइवेट पर्सन करके देता है, तो वो एक्टिविटी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। ना गुड्स का सप्लाई माना जाएगा, ना सर्विस का सप्लाई माना जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, वो ये याद रखना है, जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, और वो क्या, जो अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंसेस है, ध्यान सुनिएगा, अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंसेस है, यहाँ अल्कोहलिक लिकर का पूरा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, इसलिए जो भी अल्कोहल बेचना चाहता है उसको स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसकी लाइसेंस फीस लगती है। तो अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस फीस जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, मैं अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्कोहल एज अ गुड्स जब बेचा जाता है तो उसके ऊपर स्टेट एक्साइज और वैट और सीएसटी तो लगता है। मैं बात कर रहा हूँ लाइसेंस फीस की, जो महाराष्ट्र में तो हर साल रिन्यू करनी पड़ती है लाइसेंस फीस, तो जो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा चार्ज करती है, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फीस एंड एक्सेट्रा। तो जो लाइसेंस फीस का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा अल्कोहल के स्पेशली, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, वो क्लैरिफिकेशन ये है कि ये जो लाइसेंस फीस ओनली अल्कोहल का है तो बेनिफिट है, लेकिन अगर दूसरी कोई लाइसेंस फीस होगी, समझ लो माइन की लाइसेंस फीस है या दूसरा कोई नेचुरल रिसोर्सेज की लाइसेंस फीस है, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। ओनली अल्कोहल की लाइसेंस फीस छोड़ दी जाएगी और इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा इस तरह से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, पूरा चार्ट कंप्लीट किया, जिसमें सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c और सेक्शन 7(2) में शेड्यूल 3 भी हमने देख लिया। आई होप ये डिस्कशन आपको क्लियर हुआ होगा। यस और नो? ठीक है, चलो आपके डाउट्स भी देख लेता हूं। डाउट में सर इस बार सीएस प्रोफेशनल के कस्टम के टॉपिक भी कवर कर लेना। यस, मैं कवर कर लूँगा सर, प्लीज़। ठीक है, और कोई टॉपिक? यस बेटा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को अगर सप्लाई करता है तो रिवर्स चार्ज बिजनेस एंटिटी पे आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
और कोई क्वेश्चन आपका? यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ, हमें 2 घंटे होते आ रहे हैं, पता भी नहीं चला ना आपको? अरे पता चला कि नहीं चला? चलिए, ऐसा ही हो जाएगा पूरा रिवीजन, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक सवाल है सर, गुड्स ट्रांसफर्ड बाय ई और ई आर विल, ई यानी क्या होता है बेटा? ई और ई आर, थोड़ा मुझे स्पेसिफाई कीजिए। एक अच्छा सवाल है कि सर अगर अल्कोहल का लाइसेंस किसी को मिला है और वो दूसरे को लाइसेंस ट्रांसफर कर रहा है, तो उसका पैसा ले रहा है लाइसेंस ट्रांसफर करने का, तो उस पर जीएसटी आएगा क्या? यस, ओनली स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा मिला उस पर जीएसटी नहीं है। बाकी आप इंडिविजुअल लाइसेंस ट्रांसफर करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, और कुछ स्टेट में ये लाइसेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, कोई क्वेरी नहीं है। चलिए, थैंक यू हिना। चलो, चलिए तो ये जो है बेटा, अब यहाँ पे स्पेशली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला यहाँ मैं डिस्कशन लेना चाहूँगा। ये एनालिसिस मैंने किया है, जो आपने पढ़ लेना। सबसे पहले तो एनालिसिस में ये पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी गिफ्ट दिया, गिफ्ट में गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर उसकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो उसके टोटल अमाउंट पे जीएसटी आएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड माने जाएंगे। कुछ यहाँ पे स्पेशल जिस डिस्कशन मैंने लिया है, रिम्बर्समेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ द गुड्स प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई एंड इफ जीएसटीएन ऑफ द एम्प्लॉयर इज कोटेड देन ट्रीटेड एज अ सप्लाई। अब देखो यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सी बार एम्प्लॉय जो है खर्चा कर लेता है और एम्प्लॉयर उसको रिम्बर्स करता है। तो रिम्बर्समेंट में जो आप एम्प्लॉय को दे रहे हो उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं। अगर एम्प्लॉय ने, ख्याल रखें, एम्प्लॉय ने डायरेक्ट जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर के नाम का बिल लिया होगा, पेमेंट एम्प्लॉय ने किया पर एम्प्लॉयर के नाम का बिल लिया होगा, तो वो सिचुएशन में वो जो सप्लाई है वो एम्प्लॉयर के साथ माना जाएगा, और जो पैसा आप रिम्बर्स कर रहे हो एम्प्लॉय को उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। दूसरी बात, अलाउंसेस। जो भी एम्प्लॉयर से अलाउंसेस मिलते हैं, अगर वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। पर जो भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, तो 50,000 का क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, डिडक्शन एट द रेट फ्रॉम सैलरी टूवर्ड्स द एम्यूनिटीज प्रोवाइडेड। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मिल या कूपन या फूड जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वो सैलरी से रिकवर किया जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझ लो आपको कैंटीन के सर्विस दी जा रही है जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में और आपका जो पैसा डिडक्ट किया आपके सैलरी से तो वो सप्लाई माना जाएगा। पर एक पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पे कि वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। बाकी गिफ्ट के बारे में हमने देख लिया। यस बेटा, परक्विजिट वही क्राइटेरिया लगा होगा कि अगर कोई परक्विजिट्स हो गया और वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है तो 50,000 के क्राइटेरिया पे जीएसटी आ जाएगा। लेकिन अगर कोई परक्विजिट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। चलिए, ये डिस्कशन हमने किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कशन चालू करेंगे शेड्यूल 2 का कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, और इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक 15 मिनट्स का होगा।
एक सवाल है, गुड्स ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर विल अट्रैक्ट शेड्यूल 1 पैरा 2 कंसिडर एज अ सप्लाई। यस बेटा, वो केस में सप्लाई माना जाएगा अगर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है तो।